Okay. Uh, Good evening, students. Good evening to all of you. Good evening. तो आज हम सबकी इस बैच में फिजिक्स की पहली क्लास है, फिजिक्स। तो इसकी पहली क्लास में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो मुझे बताइए, आप सबको आवाज़ वगैरह सब साफ सुनाई दे रही है और किसी तरह का कोई इशू हो या कोई वीडियो वगैरह अगर क्लियर नहीं हो, मैं साफ नज़र आ रहा हूँ? ओके। चलो भाई, तो कुछ बेसिक बातों के साथ शुरुआत करते हैं। फिज़िक्स के इस कोर्स में सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बुक्स के बारे में रिकमेंडेशन दूंगा कि कौन कौन सी बुक्स वगैरह हमें पढ़नी चाहिए, कैसे कैसे हमें अपना कोर्स आगे प्रोसीड करना है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं हमारे इस कोर्स में। उसके बाद मैं आपको एक बेसिक्स आइडिया दूंगा कि हम क्या क्या चैप्टर्स में कितने कितने क्वेश्चंस हम प्रीवियस ईयर में पाते हैं, किस चैप्टर की कितनी वेटेज है वो देखेंगे, और उसके बाद फिर हम अपना पहला चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑनलाइन हैं, आप सबका स्वागत है भाई। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक बुक्स के बारे में बता रहा हूँ। जीके की बुक आती है, मनोहर पांडे, जनरल नॉलेज। बड़ी बेसिक सी बुक है, ये मैं यूजुअली सभी स्टूडेंट्स को रेकमेंड करता हूँ जो भी मेरी क्लास में आते हैं। तो दिस लिटिल बुक हैज़ मैनी सब्जेक्ट्स। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, कंप्यूटर्स। तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स इस बुक में है। बहुत ही पतली सी बुक है। आप यहाँ पे अगर प्राइस देखेंगे तो सिर्फ 30 रुपये की किताब है, और ये दरअसल मार्केट में तो वैसे सिर्फ 25 रुपये की भी मिल जाती है। तो एक ये बुक मैं चाहूँगा कि आप सबके पास होनी चाहिए। दिस इज़ अ पेट बुक, जो आपकी जेब में, पॉकेट में हर वक्त रहनी चाहिए, ताकि अगर कल को आप कभी भी खाली बैठे हैं तो झट से ये किताब निकाल लें। रास्ते में सफ़र कर रहे हैं, बस में बोर हो रहे हैं, ये किताब निकाल लें। किसी क्लास में बैठे हैं, टीचर का वेट कर रहे हैं, किताब निकाल लें और इसको पढ़ना शुरू कर दें। इसमें फिजिक्स का जो पोर्शन है वो करीबन करीबन लगभग 10-12 पेज का है। तो इतनी ज़्यादा मोटी किताब ये है नहीं। 30 रुपये में कितना ही किताब मोटी होती होगी। बहुत पतली सी बुक है, और इसके जो फिजिक्स के 10-12 पेज हैं, मैं वो चाहूँगा कि आप एक बार पहले से पढ़ के रखें। ठीक है, सो दैट्स वन थिंग। जीके की बुक में ये मेरी रिकमेंडेशन है। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, मार्केट में भी आराम से मिल जाती है, ऑनलाइन भी मिल जाती है। सो दैट्स वन थिंग। दूसरा, साइंस के बुक का जो रिकमेंडेशन है, साइंस में 2 पार्ट्स में मैंने बांटा है, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। तो इंग्लिश में एक ये बुक है, मैग्रो हिल की बुक है, एसएससी साइंस। इसका ऑथर मैं हूँ, नितिन ग्रेवाल, तो नीचे मेरा नाम है। तो अगर आप ये बुक सिर्फ फिजिक्स के लिए ले रहे हैं तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में ही आपको पढ़ा रहा हूँ। यू डोंट हैव टू बाय, पर उसमें साथ में केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी है, तो आप ये बुक ले सकते हैं इन केस यू फील लाइक कि आपको बायो और केमिस्ट्री भी पढ़नी है। ओके, सो दैट्स वन बुक जो मैं रेकमेंड करता हूँ। उसके बाद हिंदी में अगर आप पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो साइंस की बुक अगर आपको लेनी है हिंदी में, तो यहाँ पर ये 2 बुक्स हैं जो मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। एक तो है, ये दोनों ही एक्चुअली एक ही ऑथर की हैं। तो ऑथर का नाम है महेश कुमार बर्णवाल, नीचे आपको यहाँ पे नाम नज़र आ रहा होगा, महेश कुमार बर्णवाल। तो इसकी एक बुक आती है बायो की अलग से, जीव विज्ञान का जो नाम अलग से लिखा हुआ है, और दूसरी बुक इसकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की आती है अलग से। बहुत उम्दा क्वालिटी की बुक है, कॉस्मोस पब्लिकेशन की है। एक आप ये बुक ले सकते हैं। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए कॉस्मोस पब्लिकेशन की महेश कुमार बर्णवाल। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, अब ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पीछे की जो मैंने बुक्स रेकमेंड की, कुमार बर्णवाल की या मैग्रो हिल की जो मेरी बुक है, वो अगर आप नहीं भी लेते हैं तो भी चल जाता है काम, क्योंकि आप क्लास में पढ़ रहे हैं। टीचर का काम ये है कि आप लोगों को हम कंटेंट प्रोवाइड कराएं। तो आप टीचर के भरोसे बैठ के जब आप अपनी नोट्स वगैरह प्रिपेयर करेंगे, तो उससे भी आपका बहुत सारा बेसिक कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप बुक नहीं ले लेंगे तो चलेगा, लेकिन जो प्रैक्टिस की बुक्स हैं वो ज़रूरी होती हैं। अब प्रैक्टिस के लिए ये बुक है, जो वेबसाइट है polarizepublications.com, मैं इस वेबसाइट की ये जो बुक्स हैं इनको रेकमेंड करता हूँ। उनमें से फिजिक्स की बुक तो यहाँ पर ये है ही, केमिस्ट्री, बायो वगैरह की, इकोनॉमिक्स की, इनकी बुक्स और हैं, बट दीज आर द बुक्स विच आर अबव पार। जो मार्केट में जितनी भी अवेलेबल बुक्स हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, उनमें जो सबसे उम्दा क्वालिटी की बुक्स मुझे मिली हैं वो ये मिली है। इसको आप सीधा प्ले स्टोर पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं, और इसको आप अमेजन के ऊपर भी जाके सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगी, और ये बुक सीधा आपके फ़ोन में आ जाती है डायरेक्ट।
तो आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा कि ये बुक आपको ऑर्डर किया और 2-3 दिन के बाद घर आई, तो ऐसा कुछ इसमें तामझाम नहीं है। ओके, सो ये था रिकमेंडेशन बुक्स का। उसके बाद कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जो स्टूडेंट्स कई बार पूछते हैं कि सर अगर कहीं से पढ़ना हो तो क्या करें। सो मार्केट में बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो चल रहे हैं। मैं 2 टीचर्स फिजिक्स के रेकमेंड करता हूँ। इनकेस कल को ये कोर्स ख़त्म हो जाता है, करियर पे आपने आज कोर्स बाई किया, आज से साल 2 साल बाद फिर आपको फिर दोबारा फिजिक्स पढ़ने का शौक जागा, तो आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये जो पहला यूट्यूब चैनल है वह आप सर्च करेंगे ऊपर परवेज हुडबॉय फिजिक्स लेक्चर्स, और ये टीचर ने बहुत ही बेसिक सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में आराम से ये सारा का सारा कोर्स समझा रखा है। तो प्रोफेसर परवेज हुडबॉय का ही कोर्स है और आपको बेसिक लैंग्वेज में बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। मैं नहीं चाहूँगा कि आप इधर उधर के फालतू के चैनल्स पे भटकें, जैसे वाईफाई स्टडी है या एग्जामपुर वगैरह है, इस तरह के चैनल्स के ऊपर मत जाना। उसमें आप लोगों का सिर्फ वक्त बर्बाद होगा। वहाँ के टीचर्स यूजुअली इन टीचर्स के मुकाबले दे डू नॉट स्टैंड एनीवेयर, उनका कंटेंट भी गलत होता है कई बार। तो आप ये चैनल फॉलो कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको थोड़ा सा लेवल और बढ़ाना है, हल्का सा हाई लेवल पे जाना है, तो एक टीचर ये है प्रोफेसर रामामूर्ति शंकर। इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नॉट नीडेड। ये सिर्फ मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जो थोड़ा और हाई लेवल पे जाना चाहते हैं कि सर हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिजिक्स आ गई, अब हमको फिजिक्स सीखनी है। कई बार स्टूडेंट्स का ऐसा मन होता है और ज़्यादा फिजिक्स सीखना चाहते हैं, तो सर कहाँ से पढ़ें। सो दिस इज़ वन ऑफ दोज टीचर्स जिसका आप लेक्चर देखकर काफ़ी हद तक एक फिजिक्स का बेसिक आइडिया ग्रास्प ले सकते हैं। ओके, तो दोज वर द रिकमेंडेशंस। हमारा अब जो पहला चैप्टर है तो यूनिट्स एंड डायमेंशन, इकाई और विमाएं, इस चैप्टर से हम शुरू करेंगे। यहाँ तक आप लोगों के जिस तरह के भी कोई डाउट्स वगैरह अब मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, एक बार मैं उनको देख लेता हूँ। ओके, प्रणाम गुरु जी, गुड आफ्टरनून। ठीक है, बेस्ट फिजिक्स ठीक है। ओनली जीएस का कौन सा बुक लें? सिर्फ जीएस का लेना तो अरिहंत मनोहर पांडे मोर देन सफिशिएंट है। हिंदी में आता है, हाँ वो हिंदी में आती है। एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बैच ठीक रहेगा? वेल, विल ट्राई टू कवर एज मैनी टॉपिक्स एज वी कैन। जितने ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक हो पाएंगे विषय इसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो आई थिंक इट विल बी सफिशिएंट। सर आप डिटेल में पढ़ाएंगे फिजिक्स? हाँ, डिटेल में पढ़ेंगे हम इसमें। सर क्लास नोट्स का पीडीएफ नहीं मिलेगा? वेल, मैं पीडीएफ आपको 1-2 टॉपिक्स के दूंगा, जैसे कुछ यूनिट्स एंड डिस्कवरीज वगैरह के कुछ एक टॉपिक हैं, साइंटिस्ट वगैरह की एक लिस्ट है, उनके मैं टॉपिक्स आपको दूंगा, लेकिन मैं आपको क्लास के नोट्स नहीं दूंगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं। व्हेन यू गेट डिपेंडेंट ऑन द नोट्स जो टीचर आपको दे देता है, तो आप लोगों की प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं आ सकती। सर लूसेंट कैसी है? लूसेंट इज़ अ फाइन बुक, उसमें बहुत सारा कंटेंट दिया है, बट मैं लूसेंट रेकमेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि उसमें कंटेंट बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा, इतना एक्स्ट्रा कंटेंट है जो यूजुअली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं होता। ओके, सर आप तो सब कुछ पढ़ाओगे बेसिक से? हाँ बिल्कुल बेसिक से करेंगे। सर एनिमल हस्बेंड्री के लिए सही रहेगा? भाई मुझे पता नहीं, एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन पेपर मैंने कभी देखे नहीं किसी यूनिवर्सिटी के, कहीं अगर आते भी होंगे हो तो। सो आई डोंट नो कि वो कितना हाई लेवल का पूछते हैं, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। सर एसएससी के लिए बहुत है बैच, अरे मोर देन सफिशिएंट। एसएससी, रेलवेज, सीडीएस, सीपीएफ, इन एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है। चलो सर न्यूमेरिकल कवर होगा क्या? वेल, हर चैप्टर के एंड में हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल कवर वो सारे हो जाएंगे जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, तो जैसे भी एग्जाम्स में आते हैं वो कवर हो जाएंगे। चलो, तो सबसे पहला चैप्टर शुरू करते हैं, तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस। पहले एक बार मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि हमारे फिजिक्स में टोटल कितने चैप्टर होने वाले हैं, कौन कौन से हैं। तो 10 चैप्टर में हम अपने पूरे फिजिक्स के कोर्स को बांटेंगे। इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है ये यूनिट्स एंड डायमेंशन, ये हम आज शुरू करेंगे। उसके बाद फिर 9 चैप्टर और हैं। बीच में जो नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं, ये नंबर्स बेसिकली हमें इस बारे में जानकारी दे रही हैं कि पिछले 15 सालों में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन बने हैं। तो ये एक गाइडलाइन हो जाएगा आप लोगों के लिए एक इस तरह का कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है कम। अब जैसे जो पहला चैप्टर है उसमें 56 क्वेश्चन आए हैं, तो हमें एक अंदाज़ा हो गया कि यार बाकी क्वेश्चन में 100 भी बनते हैं, मैकेनिक्स में 94 बन रहे हैं, हीट में 120 बन रहे हैं, अदर्स में 101 बन रहे हैं। इसका मतलब वो वाले जो चैप्टर्स हैं वो कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे ग्रेविटी में क्वेश्चन सिर्फ 24 ही आए हैं पास्ट ईयर्स में, तो फिर इसका मतलब इसका इतना ज़्यादा रेलेवेंस भी नहीं होगा, हम उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। सो एक ये गाइडलाइन सा बन जाएगा आप लोगों के लिए कि अगर आपको कभी
पढ़ना हो तो आप कई बार ऐसे पूछते हैं स्टूडेंट्स टीचर से कि सर कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सर वो बता दो। सो हियर इज़ द बेसिक गाइडलाइन। सभी चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, पर कम इंपॉर्टेंट कौन सा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा, आप देख सकते हो। हीट वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर एक ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट है। ये कुछ रेलिवेंट टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा मेहनत मांगते हैं, इन पे ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर्स की लिस्ट है, आप चाहो तो इसे नोट कर लो। जब तक आप लोग इस चैप्टर की लिस्ट को नोट करेंगे तब तक मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। मेरी एडवाइस है कि आप लोग अपनी नोटबुक में फर्स्ट पेज पे ही एक बार ये चैप्टर्स की लिस्ट बना के रख लें, ताकि आगे चल के ये हमें इस चीज़ का आइडिया होता रहे कि कौन कौन से चैप्टर हो गए हैं। मैं कई बार क्या करता हूँ, रैंडमली चैप्टर उठा लेता हूँ। ज़रूरी नहीं कि मैं इसी सीक्वेंस में पढ़ाऊँ कि पहला है तो पहले ही पढ़ाएंगे, दूसरा है तो दूसरे बार ही पढ़ेंगे। अभी जैसे अगर हमने यूनिट्स एंड डायमेंशन खत्म कर दिया तो हो सकता है उसके इमीडिएटली बाद फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चैप्टर शुरू कर दें। वो जैसे ही खत्म हुआ फिर हो सकता है हम सीधा एकदम अदर्स वाला चैप्टर शुरू कर दें, तो रैंडम चल सकता है। तो आप अपनी नोटबुक में टिक लगाते रहना कि हाँ ये चैप्टर हो गए हैं और ये चैप्टर बचे हैं, ताकि फ्यूचर में मैं इस तरह के आप लोगों के कमेंट्स में डाउट्स ना देखूं कि सर अभी कितना कोर्स बचा है, सर अभी कितने और लेक्चर बचे हैं, सर अब कौन कौन से चैप्टर बाकी हैं। इस तरह के कमेंट्स मुझे यूजुअली पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं पहले से ही आपको फिर चैप्टर की लिस्ट बता के रखता हूँ, ताकि आप खुद अपना एक सीक्वेंस बना के रखें कि ये चैप्टर्स हो गए हैं, ठीक है। सो कीप अ ट्रैक ऑफ द चैप्टर्स। नवनीत बोलते हैं साउंड नहीं होगा। वेल नवनीत, इसमें जो एक वेव्स वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, उसी के अंदर साउंड है। वह साउंड भी एक तरह की वेव है, एक तरंग है, तो हम उसी में करेंगे। सर स्टेट पीसीएस के लिए, स्टेट पीसीएस हो जाएगा, आईएएस का एग्जाम का नहीं होगा, क्योंकि आईएएस के एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो उस तरह से नहीं आती है जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं, उसमें टेक्नोलॉजी का पार्ट होता है, लेकिन स्टेट पीसीएस हो जाएगा, ठीक है। सर एमपी पुलिस के लिए परचेज कर ले ये बैच। वेल देखो स्टूडेंट्स, आप सबको एक मैं बात बताऊं, किसी भी एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए साइंस अलग से नहीं होती है। आप लोगों में बहुत सारों को ये डाउट होता होगा कि क्या इस एग्जाम में हो जाएगा, क्या इसमें हो जाएगा, क्या इसमें हो जाएगा। अगर किसी भी एग्जाम में जनरल साइंस पूछी जाती है, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, तो सामान्य का मतलब ये है कि एक हल्का फुल्का आपसे साइंस का आइडिया लिया जा रहा है। अगर किसी एग्जाम में ये चीज़ आती है, आपसे साइंस की एक्सपर्टीज एक्सपेक्टेड नहीं है। एग्जाम ये नहीं चाहते कि आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में एकदम एक्सपर्ट हों, वो बस ये चाहते हैं कि आपको इनका एक बेसिक आइडिया हो। अगर ये किसी भी एग्जाम के सिलेबस में होगा तो वो हमारा यहाँ कवर होगा, चाहे वो किसी भी स्टेट का एसएससी हो, चाहे किसी स्टेट के पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे फिर वो चाहे फिर अपना सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, रेलवेज हो। तो ये वाले जो एग्ज़ाम्स हैं ये कभी भी आपसे एक्सपर्टीज़ नहीं चाहते किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो उन सभी का कवर हो जाएगा। तो यू डोंट हैव टू कीप आस्किंग क्या इसमें होगा, क्या इसमें होगा। देयर आर सम एग्जाम्स, कुछ एग्जाम ऐसे हैं जिनमें स्पेशल एक्सपर्टीज चाहिए होती है। उदाहरण के तौर पे जैसे अगर आप एनडीए का पेपर दे रहे हैं, तो भाई एनडीए में फिजिक्स केमिस्ट्री का बहुत डीप लेवल का नॉलेज चाहिए होता है, तो उन एग्जाम्स के लिए ये फिर कोर्स सफिशिएंट नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आप मान लीजिए डीआरडीओ में साइंटिस्ट का एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ पर ये सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत डीप एक्सपर्टीज चाहिए होगी। लेकिन मोटा मोटा सामान्य विज्ञान किसी भी एग्जाम में अगर चाहिए तो ये सफिशिएंट है, मोर देन एनफ। ओके, तो जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप अपने उस एग्ज़ाम का सिलेबस उठाएं, उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करें ऑनलाइन उसकी वेबसाइट पर जाकर, और फिर खुद देखें कि इसमें क्या क्या डिमांडेड है। अगर उसमें बेसिक साइंस मांगते हैं तो हमारा कोर्स सफिशिएंट है। अगर उसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक्सपर्टीज मांगते हैं, अब तुम एमबीबीएस का पेपर दे रहे हो, तो बैच बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है। चलो सर, बायो एंड केमिस्ट्री का कौन सा बुक पढ़े? अरुणेश, बुक्स के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया है, जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तो आप इसको रिवाइंड करके देख लेना। सागर, सर डिफरेंट लॉज कहाँ से आया? कंट्री वो होगा क्या? कंट्री पॉलिटी की क्लास नहीं है भाई, ये फिजिक्स की क्लास है। मुझे पता नहीं आप क्या पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में। चलो, तो मुझे लगता है दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर द बेसिक इंट्रो। एक शुरुआत आपको मिल गई है। तो जो पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशन, यानी इकाई और विमाएं, वहाँ से शुरू करते हैं। हम ज़्यादातर अपना जो कोर्स करेंगे वो सीधा सीधा इसी हिसाब से करेंगे कि वो अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हो। मैं आप लोगों को ज्ञान देने के लिए ये क्लास नहीं लूँगा, मैं आप लोगों को सिर्फ पेपर में नंबर दिलाने के लिए क्लास लूँगा। लेकिन कहीं अगर आप लोगों के डाउट्स वगैरह कुछ ऐसे आते हैं जो बहुत ही रेलेवेंट है, तो मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा।
पर यूजुअली हम जब कोचिंग लेते हैं तो उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि हम कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकालें, हमारे बस पेपर में नंबर दिला दे कोई, और हमें नॉलेज वॉलेज नहीं चाहिए, ठीक है। सो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको ज्ञान देने के लिए कोशिश नहीं करूँगा, मैं आपको पेपर में नंबर दिलवाऊँगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले द फंडामेंटल क्वांटिटीज़, अपनी हेडिंग लिख लीजिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, मूलभूत राशियाँ। लिख लो भाई हेडिंग, द फंडामेंटल क्वांटिटीज़, मूलभूत राशियाँ। ओके, हेडिंग डाल ली। ओके, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है? देखो, मूलभूत राशियाँ क्या होती है? व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज़? देखिए, सबसे पहले हम ये शब्द समझते हैं कि क्वांटिटी ही क्या होती है। क्वांटिटी, राशि। अगर कोई ऐसी चीज होती है जिसको मापा जा सकता है, जिसे मेजर किया जा सकता है, उस चीज को हम बोलते हैं क्वांटिटी, राशि। उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड की लंबाई कितनी है, इस बोर्ड की लेंथ, इसकी लंबाई कितनी है, तो उसको मेजर किया जा सकता है, बिल्कुल मापा जा सकता है। मैं कहूँगा इस बोर्ड की लंबाई है 2 मीटर, या अगर फीट में नापना चाहो, सेंटीमीटर में नापना चाहो, इसको किसी भी तरीके से लंबाई को मापा जा सकता है। सो एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज अ क्वांटिटी, वो एक राशि है। देयर आर फ्यू थिंग्स जो मेजर नहीं हो सकती है, कुछ चीज़ें नहीं मापी जा सकती। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए किसी आदमी को पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, मैंने कहा कितना पेन हो रहा है, वो कहेगा बहुत। मैंने कहा बहुत तो ठीक है, लेकिन कितना हो रहा है, अमाउंट में बताओ, 5, 10, 15। वो कहेगा बहुत। क्या पता उसको दिल का दर्द हो ना, क्या पता उसको इमोशनल पेन हो, क्या पता उसको फिजिकल पेन हो, नहीं पता चलता है। उस चीज़ को हम मेजर नहीं कर सकते। इन वे, किसी भी तरीके से यू कम अप विद अ मेथड, कोई आप ऐसा तरीका निकाल लें कि आप पेन को भी माप सकें, तो फिर आपको उसको एक यूनिट देनी पड़ेगी, एक इकाई देनी पड़ेगी। जैसे लंबाई को हम मीटर में नाप सकते हैं, फीट में नाप सकते हैं, तो मैं कहूँगा 2 मीटर इस बोर्ड की लंबाई है। मैं अगर ये बोल दूँ कि बोर्ड की लंबाई है 2, तो आप समझ नहीं पाओगे उसका मीनिंग। तो मैं कहूँगा कि सिर्फ 2 है, तो आप पूछोगे सर 2 क्या, 2 फीट, 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर, कोई एक यूनिट होनी चाहिए। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई पेन मेजर कर भी लेता है, तो उसको एक यूनिट देनी पड़ेगी। मान लीजिए मैं उसकी कोई अपनी घर से यूनिट बना देता कि ऊंग, ठीक है, कि मैं कहूँगा कि किसी आदमी को दर्द हो रहा है, उसके पैर पे ईंट गिर गई, पैर फूट गया, दर्द हो रहा है, उसको दर्द हो रहा है 5 ऊंगडूंग। तो फिर पहले तुम मुझसे पूछोगे सर 1 ऊंगडूंग कितना होता है। वो कुछ भी हमने घर से अपनी यूनिट बना दी, तो वो एक कितना होता है, एक जो होगा उसे हम कहते हैं यूनिट, इकाई। अभी हम जानते हैं कि पेन को मेजर नहीं किया जा सकता, सो पेन इज नॉट अ क्वांटिटी, दिस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, ये एक भौतिक राशि नहीं है। इसी तरीके से लव, प्यार मेजर नहीं किया जा सकता। कोई तुमसे बोले मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम बोलोगे कितना, वो कहेगी बहुत सारा, तुम कहोगे अरे कितना, 5 उंगडूंग, 6 उंगडूंग। अब उस लव को मेजर करना पड़ेगा किसी यूनिट में। अगर वो मेजर नहीं हो सकता है, इट इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, वो मापी नहीं जा सकती। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेजर की जा सकती हैं, उनको हम बोलेंगे क्वांटिटीज़। अब क्वांटिटी जितनी भी राशियां हैं उनको हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटी यानी मूलभूत राशियां, और दूसरा डेराइव्ड क्वांटिटीज। डेराइव्ड क्वांटिटीज हिंदी में हम इन्हें बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में और डेराइव्ड क्वांटिटीज में अब क्या अंतर है वो समझ लेते हैं। ये मैं मिटा देता हूं, जो मैंने लेंथ, पेन, लव ये यहां लिखा है, इट्स नॉट वेरी रेलेवेंट, इसे मिटा देते हैं। देखो, फंडामेंटल क्वांटिटीज बेसिकली वो होती हैं जिसको डिफाइन करने के लिए या जिसको इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी दूसरी राशि का सहारा नहीं लेना पड़ता। यू डू नॉट नीड अदर क्वांटिटीज, आपको दूसरी किसी क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। जबकि डेराइव्ड क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए, उसे परिभाषित करने के लिए आपको किसी और क्वांटिटी की भी जरूरत पड़ती है। यू डू नीड अदर क्वांटिटीज, आपको दूसरी राशियों की भी आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर स्पीड, स्पीड
जिसे हम हिंदी में बोलते हैं चाल। तो किसी गाड़ी की कुछ स्पीड है, उसकी कोई चाल है। मैं पूछता हूँ बताइए गाड़ी की कितनी स्पीड है, आप कहते हो उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। फिर मैं पूछता हूँ कि स्पीड को डिफाइन करो, इस चाल को परिभाषित करो, तो आप कहेंगे कि स्पीड होता है कितनी दूरी तय कर ली कितने से समय के भीतर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। इसका मतलब आप स्पीड को डिफाइन करने के लिए ऑलरेडी अलग अलग क्वांटिटीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, यू आर यूजिंग डिफरेंट क्वांटिटीज। तो अगर आप दूसरी राशियों का इस्तेमाल करके किसी राशि को परिभाषित करते हैं तो वह व्युत्पन्न राशि है। व्हेन यू डिफाइन अ क्वांटिटी यूजिंग अदर क्वांटिटीज इट हैज टू बी डेराइव्ड। फंडामेंटल वो हैं जिनको डिफाइन करने के लिए आपको दूसरियों की जरूरत ही नहीं है। तो उस फंडामेंटल क्वांटिटीज में 7 क्वांटिटीज हैं जो लिस्ट में आती हैं। इन 7 के आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। तो पेपर में जब आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, 4 ऑप्शन होंगे और ऑप्शन में आपसे पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, निम्न में से कौन सी मूलभूत राशि है। या फिर पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, निम्न में से कौन सी मूलभूत राशि नहीं है। तो कौन सी फंडामेंटल है और कौन सी फंडामेंटल नहीं है, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये 7 हैं जो आपको याद रखनी है। ऑल दीज 7 आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये 7 मूलभूत राशियां होती हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ और छोटी मोटी चीज़ें भी हैं जो हमें लिखनी पड़ेंगी कि इनकी यूनिट क्या होती है, इनकी डायमेंशन क्या होती है। उसके लिए मैं बोर्ड का ये वाला जो हिस्सा है इस साइड वाला ये मिटाऊंगा, उधर वाले 7 के 7 आप एक बार अपने नोटबुक में लिख लो। तो ये में सबसे पहली जो है वो है लंबाई यानी लेंथ, दूसरी मास यानी द्रव्यमान, तीसरी टाइम यानी समय, चौथी इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा। मैंने यहाँ पर सिर्फ करंट लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप उसको एक्यूरेटली सही से लिखना चाहेंगे तो उसका पूरा नाम है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। उसके बाद अगला है द अमाउंट ऑफ मैटर, पदार्थ की मात्रा। ये मात्र लिखा है, ये होना चाहिए मात्रा, ठीक है। तो एक आ की मात्रा उसमें और लगेगी, इसका नाम है द अमाउंट ऑफ मैटर, पदार्थ की मात्रा। अगला है द टेम्परेचर यानी तापमान। लास्ट है द ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी प्रदीप्त तीव्रता। इन 7 को एक बेसिक मीनिंग से मैं अगर आपको समझाना चाहूं तो कैसे उसको समझेंगे वो देखते हैं। सबसे पहला जो इसमें है लेंथ यानी लंबाई, इसका मतलब होता है कोई एक पॉइंट से कोई दूसरे पॉइंट के बीच में कितना गैप है। तो एक पॉइंट यहाँ है, कोई दूसरा पॉइंट यहाँ है, उन दोनों पॉइंट के बीच में जो भी वो गैप होगा उसे हम बोलते हैं लंबाई, लेंथ, ठीक है। दूसरा मास, आपने टमाटर लिए, आपने दुकानदार से पूछा भैया कितने टमाटर, वो कहेगा 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम। वो किलोग्राम में आप जो भी चीज़ नापते हो उसे हम बोलते हैं मास, द्रव्यमान। अगला टाइम यानी समय, किसी एक घटना के और किसी दूसरे घटना होने के बीच में कितना अंतराल हो गया। द गैप बिटवीन 2 इवेंट्स, 2 घटनाओं के बीच में जो अंतराल हुआ उसे टाइम बोलते हैं। जैसे सूरज के छिपने से सूरज के उगने तक बीच में जो टाइम हुआ वो लगभग 12 घंटे माना जाता है। तो टाइम है 2 घटनाओं के बीच में गैप, लंबाई है 2 पॉइंट्स के बीच में गैप। करंट यानी विद्युत धारा, किसी एक समय के अंदर अंदर कितना चार्ज भाग गया। तो चार्ज यानी आवेश कितनी रफ्तार से भाग रहा है। आवेश के भागने की बेसिकली जो स्पीड होती है वो हम करंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 सेकंड में कितना आवेश भाग गया उसे करंट बोला जाता है, विद्युत धारा। हालांकि करंट और भी कई तरह के होते हैं, जैसे वाटर करंट यानी जल धारा, एयर करंट वायु की धारा, ओशन करंट्स समुद्र की धाराएं। ऐसी ये एक है द इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। तो इसका असली एक पूरा नाम लिखना जरूरी है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। अगला है द अमाउंट ऑफ मैटर, पदार्थ की मात्रा। तो ये सिर्फ बेसिकली एक नंबर होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ 50 जूते रखे हैं तो मैं कहूँगा उसका अमाउंट है 50। ऐसे ही मान लीजिए मेरे पास 10 पेन है तो मैं कहूँगा उसकी अमाउंट है 10। ये बेसिकली सिर्फ एक नंबर होता है और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। अगला टेम्परेचर यानी तापमान, ये बताता है कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। तो अगर ठंडी है तो हम कहेंगे टेम्परेचर लो है, गर्म है तो हम कहेंगे टेम्परेचर हाई है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी प्रदीप्त तीव्रता, इसका मतलब होता है कि रोशनी कितनी ब्राइट है, कितनी ज़्यादा जगमगाती हुई रोशनी है। अगर रोशनी की ब्राइटनेस यानी उसकी चमक ज़्यादा है तो हम कहेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज़्यादा है।
रोशनी की अगर ब्राइटनेस कम है, प्रकाश की जो ब्राइटनेस है, चमक है, वो अगर कम है तो कहेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी कम है। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ तक आप लोगों ने बेसिक लिस्ट बना ली होगी, अपना नोट कर लिया होगा। अब इस लिस्ट में थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। इसमें कुछ यूनिट्स इनकी पूछी जाती है। जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि लंबाई की इकाई क्या होती है, तो लंबाई की जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, वो होती है मीटर। मीटर। अब इसकी स्पेलिंग METER ऐसे भी लिखी जा सकती है, METRE ऐसे भी लिखी जा सकती है। तो मेट्रे, एट्रे ऐसे भी लिख सकते हैं, मेटर ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों तरह से इसकी यूनिट लिखी जा सकती है। ये यूके स्टैंडर्ड है, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। इंग्लैंड में जो चलती है नॉर्मली स्पेलिंग वो ये चलती है। और ये यूएस स्टैंडर्ड है, यूनाइटेड स्टेट्स में। अमेरिका में जो चलती है वो नॉर्मली ये चलती है। एक सिस्टम होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जहां सारे के सारे देश के दुनिया भर के साइंटिस्ट मिलकर एक स्टैंडर्ड, एक मानक डिसाइड कर लेते हैं। उसे हम बोलते हैं द एसआई सिस्टम, द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, अंतर्राष्ट्रीय मानक। तो एसआई सिस्टम के हिसाब से मेत्रे और मीटर दोनों ही एक्सेप्टेबल स्पेलिंग्स हैं, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, चलेगा। इसकी जो एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म, वो होगी एम। इसको एम से लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसकी यूनिट होगी मीटर। हालांकि लंबाई को आप और भी इकाइयों में माप सकते हैं, फीट में नाप सकते हैं, आप लंबाई को अंगुल में नाप सकते हैं, गज में नाप सकते हैं, लेकिन एसआई सिस्टम के अनुसार केवल मीटर ही उसकी एक्चुअल यूनिट होगी, ठीक है। ओके, इसके बाद दूसरी चीज जो हमारे पास है वो है द मास यानी द्रव्यमान। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम, किलोग्राम, और इसको लिखा जाता है केजी शॉर्ट में। अब इसको नोट करते समय आप एक चीज ये ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स लिख देते हैं ऐसे, के बड़ा जी छोटा। ये गलत है, इस तरह से नहीं लिखना। के और जी दोनों ही छोटे आते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो किलोग्राम में के भी छोटा होगा, जी भी छोटा होगा। ओके, इसके बाद अगला है द टाइम यानी समय। उसकी यूनिट होती है सेकंड, सेकंड, और इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं एस, इस तरह से। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इसकी स्पेलिंग ऐसे लिख देते हैं SEC। ये गलत स्पेलिंग है। मैंने कई बार स्टूडेंट्स को लिखते हुए देखा है। मैं पूछता हूँ 6 सेकंड लिखो, तो बच्चे ऐसे लिखेंगे 6 SEC, 6 सेक, जबकि वो होना चाहिए सिर्फ S। ये सही है। तो इस तरह से इनकी स्पेलिंग लिखी जाती है। तो स्पेलिंग लिखने का एक अपना तरीका होगा, उसकी एब्रीवेशन का कुछ रूल है इंटरनेशनल, कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम है जो एसआई ने बना रखे हैं, और हम उन्हीं नियमों का पालन करेंगे। तो कैपिटल स्मॉल इनसे फर्क पड़ेगा, एस लिख रहे हो कि SEC लिख रहे हो, इस बात से भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। अगला है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, एम्पियर, और इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहां पर ए स्मॉल नहीं होगा, कैपिटल होगा। अब ये ए कैपिटल है या स्मॉल है, इससे क्या फर्क पड़ता है, इसका रेलेवेंस समझिए थोड़ा सा। देखिए, कुछ इकाइयां ऐसी होती हैं जो किसी साइंटिस्ट के सम्मान में रखी जाती हैं, किसी साइंटिस्ट के नाम पर रख देते हैं। जैसे न्यूटन एक साइंटिस्ट था, वो मर गया, हमने देखा उसने फिजिक्स के फील्ड में बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत रेलेवेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें की हैं, तो हमने न्यूटन के सम्मान में, उसके ऑनर में एक यूनिट का नाम रख दिया, न्यूटन, फोर्स की यूनिट है। इसी तरीके से एम्पियर एक साइंटिस्ट था, एंड्रेस एम्पियर, हमने उसके सम्मान में ए, ये उसकी एक यूनिट रख दी, एम्पियर। तो जो भी यूनिट्स किसी साइंटिस्ट के सम्मान में रखी जाती हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होती हैं, बड़े लेटर से। तो एम्पियर अगर आप छोटे ए से लिखते हैं तो हम समझेंगे ये उसकी बेइज्जती है, उसका अपमान है। जो किसी के नाम पर होती हैं वो कैपिटल से होती हैं। जैसे और एग्जांपल देते हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे डेसिबल। अब डेसिबल से हम ये पता लगाते हैं, डेसिबल जो यूनिट है वो होती है कि कोई भी साउंड कितनी लाउड है, उसकी वॉल्यूम कितनी ज़्यादा है। तो साउंड की वॉल्यूम कम है या ज़्यादा है, उसको हम डेसिबल में रिप्रेजेंट करते हैं, डेसिबल। उसको जब हम एब्रीवेशन में लिखेंगे, हम लिखेंगे डी छोटा बी बड़ा। अब यहाँ पर बी बड़ा क्यों किया गया है, क्योंकि जो बेल है
वो दरअसल एक साइंटिस्ट के नाम पर है, ग्राहम बेल। तो जो साइंटिस्ट के नामों पर होती है उनको कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। डेसी किसी साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है, तो ये स्मॉल कैपिटल कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, वेरी करेगा, लेकिन साइंटिस्ट के नाम पर जो लिखा जाएगा वो हमेशा कैपिटल होगा। तो ए कैपिटल होगा, स्मॉल नहीं होगा, क्योंकि एम्पियर एक आदमी का नाम था। ठीक है, अगला है द अमाउंट ऑफ मैटर, पदार्थ की मात्रा। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोल, MOLE, और इसको एब्रीवेशन में यानी शॉर्ट में हम लिखते हैं MOL। बस ई जो आगे होता है उसको उड़ा देते हैं, बाकी यूं का यूं सही चलेगा, कोई इश्यू उसमें नहीं रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है द टेम्परेचर यानी तापमान, और टेम्परेचर की जो SI यूनिट है वो है केल्विन। हालांकि टेम्परेचर को दूसरी कुछ यूनिट्स में भी मापा जा सकता है, जैसे डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन जो केल्विन है वो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट है और इसकी एब्रीवेशन होगी के, और के बड़ा होगा क्योंकि केल्विन एक आदमी का नाम था, उसका लॉर्ड केल्विन पुकारते थे। तो आदमी के नाम पर अगर यूनिट हो गई तो कैपिटल लेटर ही आएगा, बड़ा लेटर होगा के, छोटा वाला नहीं होगा, क्योंकि आदमी का नाम है तो के, केल्विन। इसके बाद लास्ट जो इसमें है द ल्यूमिनस इंटेंसिटी, प्रदीप्त तीव्रता, उसकी जो यूनिट है वो है कैंडेला, कैंडेला, और स्मॉल c स्मॉल d, इससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कैंडेला। ओके, तो एक ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, 7 मूलभूत राशियाँ, इनकी यूनिट्स के नाम और इन क्वांटिटीज़ के नाम, ये आपको ध्यान रखना है। इतना सा जल्दी से नोट कर लें यहाँ तक। अब आपका कोई अगर डाउट्स वगैरह है मैं उनको पढ़ लेता हूँ, वहाँ तक अगर मैं कोई उनके जवाब दे पाए तो देखता हूँ। सर ये लाइव है ना? हाँ भाई लाइव है। साइंस 6 से बैच डिफरेंट होगा क्या? वेल, मैं कोशिश करूँगा कि जो भी मैंने पीछे के साइंस स्पेशल के बैचेस पढ़ाए हैं यहाँ कंटेंट उनसे और ज़्यादा हो। हर बैच में मैं यही कोशिश करता हूँ कि वो पिछले से और बेहतर हो, तो आई बिलीव कि इसमें बेहतर। साइंस 6 शायद मैंने नहीं लिया है ना, तो साइंस 6 मैंने नहीं लिया है, तो आई डोंट नो कि वो कौन टीचर ले रहा है, पर ऑब्वियसली यहाँ पे 3 टीचर्स हैं, शायद साइंस 6 में एक ही टीचर है, तो क्वालिटी का फ़र्क पड़ेगा। सर अभी जो आपने बुक्स हिंदी मीडियम की बताई हैं वो RRB ग्रुप D के लिए भी ठीक रहेंगी? वो हर एग्ज़ाम, वन डे एग्ज़ाम जो भी होते हैं उनके लिए काफ़ी है। सर ये लाइव क्लास है फिर भी इसका स्पीड मीटर क्यों चल रहा है? आई डोंट नो, शायद ऐप अपडेट की होगी। साउंड स्लो है सर। ओके, वॉल्यूम कम आ रही है, वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं। मैं माइक को थोड़ा और ऊपर करने की कोशिश करता हूँ, शायद आप लोगों को वॉल्यूम ज़्यादा आ जाए। ओके, देखते हैं। सर देर आर 2 मोर सेकेंडरी क्वांटिटीज़। वेल विक्रम, आप शायद जिस चीज़ के लिए पॉइंट आउट कर रहे हैं वो है एंगल और सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। वो एक्चुअली डेराइव्ड ही हैं, उनको कभी कभी सेकेंडरी फंडामेंटल बोलते हैं, लेकिन वो डेराइव्ड क्वांटिटीज़ ही हैं, वो व्युत्पन्न राशियाँ ही होंगी। सर आप डेफिनेशन भी लिखवा दीजिए। वेल शिवांगी, आपके लिए और बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं डेफिनेशंस नहीं लिखवाता हूं, और क्यों नहीं लिखवाता हूं उसका एक पर्टिकुलर रीज़न है। 2 रीज़न है दरअसल। रीज़न नंबर 1, डेफिनेशंस आपको किताबों में लिखी मिल जाती है, यू गेट टू नो द डेफिनेशन। वहाँ आप कहीं भी इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं व्हाट इज़ अ सेकंड, 1 सेकंड क्या है, परिभाषा आपको लिखी मिल गई, या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है, मूलभूत राशियाँ क्या है, आपको लिखी मिल गई। तो वो डेफिनेशन आपको नेट पर किताबों में बहुत आसानी से ईजिली मिल जाती हैं, क्लास में उसे लिखवाने में सिर्फ समय की बर्बादी है। रीज़न नंबर 2, डेफिनेशन पेपर में नहीं आती है, किसी भी एग्जाम में कभी भी परिभाषा नहीं पूछते। वो ज़माना गया जब आप लोगों से ऐसे पूछते थे कि बताइए द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, और फिर आप रट्टा मार के बैठे हैं कि उसको फोर्स बोलते हैं और फोर्स पे टिक मार दें। आजकल सवाल ऐसे आते हैं कि अगर किसी वस्तु पर 6 न्यूटन का बल लगाया गया है और उसका वजन 3 किलोग्राम है, तो बताइए त्वरण कितना होगा। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, या फिर इफ द एस्केप वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज बीन डिक्रीज्ड बाय 41%, तो उसकी ऑर्बिट कैसी होगी, सर्कुलर, पैराबोलिक, कंसेप्ट वाली जो चीजें हैं वो एग्जाम में आती हैं, डेफिनेशंस एग्जाम में नहीं आती हैं। तो इसलिए मैं डेफिनेशन लिखवाने पर इसलिए और फोकस नहीं करता, आपको मैं सिर्फ फिजिक्स समझाने की कोशिश करूंगा। व्हाट आई वांट यू टू डू इज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, क्योंकि एग्जाम में वो आती हैं। मेरा काम है आपको एग्जाम में नंबर दिलवाना,
अगर एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आती है तो मैं वो लिखवा कर वक्त क्यों बर्बाद करूं, इसलिए मैं डेफिनेशन नहीं लिखवाता हूं। व्हाट यू कैन डू इज, जो आप खुद से कर सकते हैं वो ये है कि आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से बनाकर लिख सकते हैं। जैसे मैंने अभी बोल दिया कि लंबाई होती है 2 पॉइंट के बीच में दूरी, वो एक तरह की डेफिनेशन ही है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको समझ में आ गई है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, और अगर वो समझ में नहीं आई है तो उसको लिखने का फायदा नहीं। आप उसको खुद से लिखना चाहें कि बाद में रिवीजन के समय याद आ जाए तो खुद से लिख सकते हैं। 2 बिंदुओं के मध्य जो दूरी होती है उसे लंबाई कहा जाता है। दैट इज समथिंग यू कैन डू ऑन योर ओन, आप खुद से कर सकते हैं। मैं डेफिनेशन नहीं लिखवाता, उसमें वक्त की बर्बादी है। लिखा तो सब मिलता है। हाँ प्रशांत, बिल्कुल लिखा मिलता है। सर बन्नू क्या है? बन्नू, आई डोंट नो। सर इनकी डेफिनेशन नहीं, लेकिन जो पॉइंट है उसको लिखवा देना प्लीज़। गौरव, जो रेलेवेंट पॉइंट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है, वो मैं 2-3 बार रिपीट करता हूँ। बोल बोल कर मैं वो भी नहीं लिखवाता, लेकिन मैं 2-3 बार बताता हूँ कि ये चीज़ ऐसी होती है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, हमें ये याद रखना। और अगर मैं उसको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ तो आप उसको लिख सकते हैं खुद से, वीडियो पॉज करना और उसके बाद उसको खुद से लिख लेना कि सर ने बोला था, फिर वीडियो प्ले कर लेना। ऐसे होना चाहिए। सर ओम का लो कहाँ से आया, एसएससी में पूछा, ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा क्या? सागर, मैं आपको पूरा फिजिक्स का एक बेसिक जायजा जरूर दूंगा, लेकिन पेपर में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। अगर हम सिर्फ रटे रटाए पैटर्न के तरीके से चलेंगे तो क्वेश्चन कभी नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो बिल्कुल करेंगे। अब जैसे मुझे खुद इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ओम्स लॉ आया कैसे होगा, लेकिन हमने कहीं किसी किताब में पढ़ा नहीं है। हमें उस चीज़ का एक बेसिक फील आ जाती है कि ओम्स लॉ में ये वोल्टेज होती है, करंट होता है, तो ओम के पहले ये चीज़ आई होंगी। एक बेसिक अंदाज़ा, कॉमन सेंस लगाकर वो क्वेश्चन किए जा सकते हैं। कि कभी कोई टीचर ना अपने स्कूल और कॉलेज लेवल पे पढ़ता है, ना कभी कोई पढ़ाता है। दीज आर ओनली थिंग्स विच कम विद द कॉमन सेंस। ठीक है, चलो अब इससे आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। एक बार जो हमने ये चीज यहां पर लिख ली, ये क्या है? ये है इनकी यूनिट्स, इनकी इकाई। इधर ये क्या चीजें थी? ये थी क्वांटिटी, राशि, द फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूलभूत राशि। तो क्वांटिटी है लेंथ, उसकी यूनिट है मीटर। कभी ऐसे मत बोलना कि मीटर इज द क्वांटिटी, आप हमेशा ये बोलेंगे मीटर इज द यूनिट, लेंथ इज द क्वांटिटी। ठीक है, ओके। तो वो हो गई राशियां यानी क्वांटिटीज, ये होगी उनकी यूनिट्स यानी इकाई। अब एक चीज और इसमें आएगी, द डायमेंशन। डायमेंशंस, हिंदी में इसे हम बोलते हैं विमाएं। अब ये डायमेंशंस भी पेपर में कई बार पूछी जाती हैं कि बताइए लंबाई की डायमेंशन क्या होती है, लंबाई की विमाएं क्या होती हैं। तो डायमेंशन एक तरह का उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है। जैसे लंबाई को हम L से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैं कहूंगा द डायमेंशन ऑफ लेंथ इज L। और हमेशा डायमेंशन को लिखते समय यह नियम होता है कि उसको हम इसमें ब्रैकेट्स में बंद करते हैं। सो वी ऑलवेज एनक्लोज अ डायमेंशन विद इन ब्रैकेट, उसको ब्रैकेट में बंद किया जाता है। ये परंपरा है, ये नियम है। कई बार मैंने एग्जाम में भी जो ऑप्शन है उनमें देखा है डायमेंशन के चारों तरफ ब्रैकेट नहीं लगा रखे। इसका मतलब ये है कि जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर बनाने वाला है वो खुद साइंस के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो बच्चों के लिए उसको क्वेश्चन बनाने के हक पता नहीं सरकार कैसे दे देती है। लेकिन ये कुछ साधारण नियम है जो हमें पता होने चाहिए। ऑलवेज एनक्लोज अ डायमेंशन विद इन ब्रैकेट्स, उनको हमेशा ब्रैकेट में बंद करना चाहिए। आप रोजमर्रा की जिंदगी में लिखते समय ब्रैकेट ना लगाएं, चल भी जाता है, क्योंकि आपको पता होता है मैंने डायमेंशन लिखी है। लेकिन अगर कल को तुम फ्यूचर में किसी स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन पेपर बनाने लग गए, आज से 10-15 साल बाद, 50 साल बाद, बूढ़े होने पर, उस समय मैं चाहूंगा कि आप इस तरह की गलतियां ना करें। आप अपने किसी छोटे भाई बहन को पढ़ा रहे हो, उनको भी याद दिलाना ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अगला, मास यानी द्रव्यमान, उसकी डायमेंशन होती है m और ब्रैकेट में बंद। ठीक है, तो m इज द डायमेंशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान। टाइम यानी समय, उसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है t से टाइम। और ये डायमेंशंस हमेशा कैपिटल लेटर से होती हैं, बड़ा लेटर होगा। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, I, ये इसका रिप्रेजेंटेटिव है I। मोल को हम मोल ही लिखते हैं, लेकिन N से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है।
तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे N। जो केल्विन है यानी करंट, टेम्परेचर, उसके लिए जो डायमेंशन होती है वो होती है थीटा। ये इसकी डायमेंशन है। थीटा इज फॉर टेम्परेचर, क्योंकि टाइम के लिए भी टी था, टेम्परेचर के लिए भी टी करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, वो कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए टी टाइम के लिए है, थीटा टेम्परेचर के लिए है। और जो लास्ट है द ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका डायमेंशन होता है जे। ये डायमेंशंस आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो मैंने बता दी वो तो आपको याद करनी ही है। कभी कभी एग्जाम में उन क्वांटिटीज की भी डायमेंशन पूछते हैं जो फंडामेंटल नहीं है, जो मूलभूत नहीं है, जैसे स्पीड की, एक्सेलरेशन की, उनकी डायमेंशन भी पूछ ली जाती हैं। उनके लिए मैं आप लोगों को एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगा जो आप पीडीएफ नोट्स में से डाउनलोड कर पाएंगे। आज मैं शाम तक वो लिस्ट मैनेजमेंट को दे दूंगा और उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और उसको पढ़ लेना, क्योंकि उसमें वो इंपॉर्टेंट डायमेंशंस होंगी जो आपको याद करनी है। उनको यहाँ बोर्ड पर लिखकर हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। ये 7 हैं जो याद करने लायक हैं, इसलिए बोर्ड पर लिख दी। उसके अलावा कुछ मेजर 7-8 ऐसी हैं जो रिपीट होती रहती हैं एग्जाम में, वो आपको पीडीएफ में अलग से मिल जाएंगी। उसके अलावा बाकी जो एग्जाम में रिपीट अक्सर नहीं होती हैं वो एक अलग लिस्ट में आज ही उसी पीडीएफ में अलग से मिलेगी। डायमेंशंस क्या होती हैं? विमाएं उन सभी क्वांटिटीज की एक रिप्रेजेंटेटिव है, उसका एक प्रतिनिधि है। तो लंबाई को L से डिनोट कर सकते हैं, मास को M से डिनोट कर सकते हैं, वो उसका एक रिप्रेजेंटेटिव है और कुछ नहीं। ठीक है, तो आपको डायमेंशंस याद करनी पड़ेंगी। यहां तक आप लोगों के मैं डाउट्स देख लेता हूं, कोई भी सवाल आप लोगों का कमेंट्स में हो। सर एक साथ सब नहीं समझ पाते हैं, प्रशांत बोल रहे हैं। प्रशांत देखो, फिजिक्स की जहां तक बात है मैं एक करके 1 by 1 टॉपिक आगे उठाऊंगा, तो सब कुछ एक साथ मैं पढ़ाना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो कोई नहीं समझ सकता। लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट्स के साथ अगर आप कह रहे हो कि हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री एक साथ नहीं समझ पाते हैं, अगर आप उनसे कंपेयर कर रहे हो तो सी व्हाट द टाइम डिमांड्स इज यू हैव टू डू, करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं करेंगे कोई और करेगा, और जो कर रहा होगा वो आपसे आगे निकल जाएगा। एग्जाम में नंबर तो उसी कहेंगे जो पढ़ रहा होगा। तो आपके पास 2 ही ऑप्शंस है, या तो आप एक एक्सक्यूज बना सकते हैं, बहाना, कि मुझसे एक साथ सारे सब्जेक्ट नहीं हो सकते, और बदले में आपको थोड़ा सा कंफर्ट मिल जाएगा, चैन, लेकिन आपकी नौकरी भी नहीं लगेगी। दूसरा, आप अपने दिल पर पत्थर रखकर, जी को तोड़कर मेहनत कर सकते हैं और आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं। तो उसमें दिल तो दुखेगा लेकिन नौकरी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दैट्स समथिंग दैट यू हैव टू टेल योरसेल्फ। अपने आप को रोज बताना पड़ेगा कि नौकरी लेनी है तो भाई करना ही है ना। अश्विनी बोलते हैं साउंड प्रॉब्लम है। ओके, क्या दूसरे स्टूडेंट्स को भी साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है? बताना एक बार प्लीज। राहुल सर 29 अप्रैल एस्ट्रॉइड क्या है? 29 अप्रैल एस्ट्रॉइड नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। 29 अप्रैल अलग चीज़ है, एस्ट्रॉइड अलग चीज़ है। एस्ट्रॉइड मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा जब मैं मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर पे आऊँगा। प्रोबेबली शायद 29 अप्रैल एस्ट्रॉइड डे ऐसा करके कुछ हुआ होगा, कोई एग्जाम में आया होगा। डेज में याद नहीं रखता हूँ, कभी मुझे याद होते थे व्हेन आई यूज्ड टू गिव एग्जाम्स, अभी आप लोगों को बस रट्टा मारने होते हैं। दिस इज समथिंग जो आपको रटना है। सर अगर सब कुछ पीडीएफ में ही करना था तो यहाँ क्या करने आए फिर? आशीष धालियान, पीडीएफ में से आप वो चीज़ करेंगे जो रटनी है, क्लास में आप वो चीज़ करेंगे जो समझनी है। तो समझने में और रटने में फ़र्क होता है। जो रट्टा मारने वाली चीज़ें हैं वो आपको मैं पीडीएफ में लिखी लिखाई दूंगा, जो समझनी है वो मैं आपको यहाँ क्लास में कराने की कोशिश करूँगा। तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। सर थ्योरी नहीं लिखी हो तो थोड़े समय बाद भूल जाते हैं। प्रशांत, इसीलिए आप लोग नोट्स बनाते हैं। अगर आप अपने हाथ से खुद के नोट्स बनाएंगे तो आपको रिवाइज करते समय याद भी आ जाएगा, लेकिन अगर आप नोट्स ही नहीं बना रहे हैं तो फिर बाद में रिवाइज करते समय ऑफ कोर्स आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि वीडियो की क्वांटिटीज़ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं। आप सारे के सारे वीडियो एग्जाम से एक रात पहले देख नहीं सकते। इसीलिए आई ऑलवेज रेकमेंड माई स्टूडेंट्स कि आप साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहें। सर ल्यूमिनस क्या है? अंकुश, थोड़ी देर पहले मैंने ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मीनिंग बताया था, आप एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लेना। ओके सर, आप मुझे कोई रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? कपिल, कोई खास रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं पूछा होगा आपने। यहाँ पे एक साथ 20-20 स्टूडेंट के कमेंट आते हैं। सो उनमें से जो भी मुझे स्कैन करते करते ऐसी चीज़ लगती है जिसका जवाब देना वाजिब है, मैं वो जवाब देता हूँ। सर करंट MLTA होता है? नहीं अशरफी, नहीं होता है। करंट का सिर्फ आई होता है। ठीक है, कभी कभी ए कभी कभी आई दोनों तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बट
दिस इज द डायमेंशन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसको मैं मिटा दूं। फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में जो क्वेश्चंस बन सकते थे मोटे मोटे, वो हमने यहाँ कर लिया है। इसमें हमने ज़रूरत से ज़्यादा समय लगा दिया है। दिस टॉपिक शुड हैव बीन मच शॉर्टर। ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, पहली क्लास है, हम अभी थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं। आई डिड नॉट अज्यूम कि इतना समय लगाएगा। नेक्स्ट, द फंडामेंटल फोर्सेस, मूलभूत बल। अभी जो फंडामेंटल फोर्सेस वाला टॉपिक है, ये क्या है? व्हाट आर फंडामेंटल फोर्सेस? देखिए, दुनिया में कई तरह के फोर्स होते हैं। फोर्स हिंदी में हम इसे बोलते हैं बल। फोर्स ऐसी चीज है जो किसी चीज को धक्का लगा रही है या किसी चीज को खींच रही है। तो कोई भी धक्का लगाने वाली या खींचने वाली कोई चीज होती है, उसे हम बोलते हैं फोर्स, बल। अब दुनिया में फोर्स हजारों तरह के हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने रस्सी फेंक के किसी चीज में रस्सी अटकाई, अब आप उसको खींच रहे हो, तो रस्सी ने जो फोर्स लगाया उसे हम बोलते हैं टेंशन फोर्स, तनाव बल। आपने किसी चीज पे, दीवार पे धक्का लगाया, तो हम उसे बोलते हैं द नॉर्मल फोर्स। ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए मैं अपनी चप्पल को जमीन पर घिस रहा हूँ, आवाज आ रही है, वो किसी फोर्स की वजह से वो चप्पल घिस जाती है, उसे हम बोलते हैं द फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। इसी तरीके से मैं चुंबक से किसी लोहे के टुकड़े को अपनी तरफ खींच लेता हूँ, उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। तो दुनिया में हजारों तरह के फोर्स हो सकते हैं। फोर्सेस की इतनी सारी कैटेगरी बना सकते हैं विच इज ऑलमोस्ट लिमिटलेस। फिर हम फिजिक्स में उन फोर्सेस को कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं कि ये 4-5 फोर्स ऐसे हैं जो एक जैसे लग रहे हैं, इनको इस ग्रुप में डाल दो। ये 4-5 फोर्स एक जैसे नजर आते हैं, इनको इस ग्रुप में डाल दो। तो हम उन फोर्सेस को अलग अलग कैटेगरी में, ग्रुप्स में डाल देते हैं, और मोटे तौर पर सारे के सारे फोर्स 4 तरह के मिलते हैं। तो कई फोर्स एक जैसे हो जाते हैं, तो वो एक फंडामेंटल फोर्स कहलाएगा, एक मूलभूत, कि इन सब में कोई खास फर्क नहीं है, देखने में अलग लग रहे हैं। किसी ने आपको चाटा मारा, वो फोर्स एक अलग लग रहा होगा, और किसी ने आपके गाल पे ऐसे ऐसे हाथ फैलाया, वो फोर्स अलग अलग लग रहा होगा। लेकिन मूल तरीके से ऑन द फंडामेंटल लेवल, एक ग्राउंड लेवल पे अगर आपके देखें, तो दोनों फोर्स लगभग एक जैसे ही हैं, जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में डालते हैं। तो घर्षण यानी फ्रिक्शन, घूम फिरकर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ऐसी दीवार पे धक्का लगाता हूं, वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इसी तरीके से अगर धरती चांद को खींचती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। चांद धरती को खींचता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो हम 4 कैटेगरी बना देते हैं फोर्सेस की, और वो ये 4 कैटेगरी हैं जिन्हें बोलते हैं फंडामेंटल फोर्सेस। तो इनके अंदर और अलग अलग टाइप हो सकती है। अब पेपर में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, विच फोर्स इज द वीकेस्ट, विच फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। सबसे कमजोर बल कौन सा है और सबसे ताकतवर बल कौन सा है। तो इनमें मैंने इसी सीक्वेंस में ये ऑर्डर में लिखा है कि कौन सबसे कमजोर है और कौन सबसे ताकतवर। गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कमजोर होता है। दिस इज द वीकेस्ट फोर्स। वीकेस्ट फोर्स जो सबसे कमजोर होता है, वो होता है द ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद थोड़ा सबसे ज्यादा ताकतवर एक तरह का फोर्स आता है, द वीक न्यूक्लियर फोर्स, दुर्बल नाभिकीय बल। उससे ज्यादा ताकतवर एक फोर्स होता है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। और जो सबसे ताकतवर होता है, द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, सबसे ताकतवर जो बल होता है, वो होता है द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल। तो इसमें एक वीकेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट, आपको बस यही याद रखने हैं। बीच के 2 आपको याद रखने की फिलहाल जरूरत नहीं है, नॉर्मली एग्जाम में नहीं पूछे जाते। सबसे कमजोर और सबसे ताकतवर, ये 2 अगर आपने याद रख लिए तो एक क्वेश्चन अपना हो गया। अब इनमें आप नंबर देख रहे होगे, कुछ 0, 25, 36, 38, ये नंबर्स क्या चीज है वो समझते हैं। ये है दरअसल उनकी पावर, कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है 10 की पावर 0, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है 10 की पावर 25। यानी ये इससे करीबन कितने गुना ज्यादा पावरफुल है, 10 की पावर 25 गुना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया 10 की पावर 36। तो अगर आपसे ये पूछ लिया कि वीक न्यूक्लियर फोर्स से कितने गुना ज्यादा ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, तो आप कहेंगे इनका जो भी रेशियो होगा कि इसकी पावर है 10 की पावर 25, इसकी ताकत है 10 की पावर 36, तो ये फोर्स इस फोर्स से कितना कमजोर है या ये इससे कितना ताकतवर है, 10 की पावर 11। इनको एक दूसरे से भाग दे दिया। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10 की पावर 38 में जाएगा। तो मैं कहूंगा, अगर आपसे सवाल पूछ लूं कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कितने गुना ज़्यादा ताकतवर है, तो आपका आंसर होगा 100। इन दोनों को आपस में आप भाग दे देंगे। हालांकि मुझे ये लगता नहीं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वैल्यूज़ कभी पूछी जाएंगी, स्टिल एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर मैंने वैल्यू यहाँ पर आपको लिख कर दे दिया है। नॉर्मली ये वैल्यू पूछी जाए इसके चांसेस कम है, फिर भी वैल्यू दे रखी है। ज़्यादा चांस एग्जाम में यही है कि पूछ ले कि सबसे कमज़ोर कौन सा होता है, तो ग्रेविटेशनल पे टिक मारेंगे। सबसे ताकतवर कौन सा है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर पे टिक मारेंगे। अब इनमें ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, कई बार इस वीक न्यूक्लियर फोर्स को हम सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स बोल देते हैं, सॉरी सिर्फ और सिर्फ इसको वीक फोर्स बोल देते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर शब्द है ये कई बार नहीं बोला जाता, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। वीक न्यूक्लियर फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड वीक फोर्स। दुर्बल नाभिकीय बल को दुर्बल बल बोल देते हैं। वो नाभिकीय जो शब्द है वो बोलने की जरूरत कई बार नहीं पड़ती है। ऐसी जो लास्ट वाला है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसमें ये जो टर्म है स्ट्रॉन्ग, इसको कई बार नजरअंदाज किया जा सकता है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। प्रबल नाभिकीय बल को केवल नाभिकीय बल बोलकर भी काम चला सकते हैं, तो चल जाता है, ये एक ही बात है। तो यहां पर आप न्यूक्लियर टर्म इग्नोर कर सकते हो, यहां पर आप स्ट्रॉन्ग टर्म को इग्नोर कर सकते हो। तो वीक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स आपको ऐसे भी किताब में लिखे मिल जाते हैं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे। ठीक है, तो यहां तक इसको जल्दी से एक बार आप नोट कर लें। अब आपके डाउट्स देख लेता हूं, काफी डाउट्स आ गए बीच में, इसी बीच में। सर मॉक टेस्ट भी होगा सर जी? पिंकू मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, आप एक बार मैनेजमेंट को कॉल कर लेना, वो आपको बता पाएंगे कि मॉक टेस्ट होगा कि नहीं। ओके, उसके बाद सर सबसे कमजोर फोर्स कौन सा है? विक्रांत ऊपर लिखा हुआ है भाई, ग्रेविटेशनल, वीकेस्ट ग्रेविटेशनल न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग। हिंदी में लिखा हुआ है भाई मैंने आगे, गुरुत्वाकर्षण दुर्बल, विद्युत प्रबल, ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट इन नेचर। हाँ, आयुषी पूछती है अर्थ एंड मून के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो स्ट्रोंग होगा ना सर? नहीं आयुषी, अगर वो ग्रेविटेशनल है तो वो सबसे वीक होगा, वो स्ट्रोंग कैसे होगा, है ना? एस बोलते हैं, नाम ही एस है तुम्हारा। सर जीएस में 20 क्लास, बट साइंस स्पेशल में तो कितना क्लास होगा? नंबर ऑफ क्लासेस से क्यों कंपेयर करते हो आप लोग? व्हाई डज इट मैटर कि क्लास कितनी हो रही है? व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट इज कि आपको जो कंटेंट पढ़ाया उससे क्वेश्चंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। स्टूडेंट्स अक्सर गिनते हैं किसी कोर्स की क्वालिटी उसकी क्लासेस की संख्याओं से, कि ज़्यादा क्लासेस पढ़ाई है तो ज़्यादा बढ़िया कोर्स होगा, कम क्लास पढ़ाई है तो बेकार कोर्स होता होगा। क्लास की संख्याओं से मत गिना करो भाई, हर क्लास में पढ़ाने का तरीका अलग अलग हो जाता है। कुछ क्लासेस में कभी कभी टीचर धीरे धीरे बोलता है, किसी किसी क्लास में जोश ज़्यादा होता है, जल्दी जल्दी निकाल जाते हैं, बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो कक्षाओं की संख्या आपको ये नहीं बता सकती है कि उस कोर्स की गुणवत्ता कैसी है। क्वालिटी ऑफ कोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ क्लासेस। सर ग्रेविटी फोर्स इज वीकेस्ट, देन हाउ अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन? विक्रम, धरती और सूरज के बीच में सिर्फ ग्रेविटी ही लग रही है। वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम नहीं कर रहे हैं, तो जो वहां है वो एक ही है। ग्रेविटी ऑल्दो इज द वीकेस्ट बट इट्स ऑल्सो द स्कल्प्टर ऑफ यूनिवर्स। ये हालांकि सबसे कमजोर है लेकिन ये इस ब्रह्मांड को रचती भी है। काम तो चारों के ही अपने अपने कुछ कुछ। सर आप एमसीक्यू कराएंगे क्या? हाँ अंकुश, मैं एमसीक्यू कराऊंगा। सर आप बहुत शॉर्ट पढ़ा रहे हो। कपिल, दैट्स द टारगेट, यही इच्छा है मेरी, क्योंकि मैं आपको सिर्फ एग्जाम में नंबर दिलवाना चाहता हूं। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लास्टिंग फोर्स है? लास्टिंग से आपका क्या मतलब है, जो कभी खत्म नहीं होता? वेल प्रोबेबली। फोर्सेस के बारे में हमारी फिजिक्स में पूरी जानकारी अभी तक कंप्लीट नहीं है। देयर इज नो यूनिफाइड फोर्स थ्योरी, तो भविष्य में कभी ये फोर्स सेम रहेगा या ये भी दो टुकड़ों में फट जाएगा, वी डोंट नो। आशीष दहिलान पूछते हैं बाकी के डायमेंशंस में एक दो समझा दो, फिर हम पीडीएफ से कर लेंगे, क्योंकि वो समझ से याद नहीं रहते रटने से। उसको आगे अभी थोड़ी देर में हम और यूनिट्स एंड क्वांटिटीज करेंगे तो उसमें देखेंगे। घूर्णन बल क्या होता है सर? घूर्णन नाम की मैंने कोई चीज नहीं सुनी भाई। सर साइंस 6 में वाईफाई वाली मैम पढ़ा रही हैं, तो क्या वो कोर्स ले सकते हैं? रुपेश आप अपने हिसाब से देख लें, आपको जिस टीचर का ज़्यादा समझ में आता है आप उसका कोर्स ले सकते हैं।
सर ऐसा क्यों, आपने पहली न्यूक्लियर डिलीट कर दिया और बाद में स्ट्रॉन्ग, ऐसा क्यों? वेल राहुल, ये मैंने अपनी मर्जी से डिलीट नहीं किया है, ये परंपरा है। अक्सर जो किताबों में लिखा मिलता है उसमें अगर कभी न्यूक्लियर फोर्स लिखा मिलता है उसका साधारण अर्थ होता ही है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और अगर कहीं वीक न्यूक्लियर फोर्स लिखा मिलता है उसका साधारण मतलब होता है वीक फोर्स। अब वो सारे के सारे साइंटिस्ट इस परंपरा पे चलते हैं, तो वो मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाई है, मैंने बस आपको बता दिया है कि एग्जाम में कैसे लिखा मिल सकता है। सर प्रीवियस क्वेश्चन होंगे इस बैच में? बिल्कुल होंगे राहुल, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके, तो ये टॉपिक अपना हो गया। नेक्स्ट टॉपिक यूनिट्स। अब इकाइयां शुरू हो गई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। हालांकि यूनिट्स की भी जो लिस्ट है वो आपको पीडीएफ में तो मिल ही जाएगी, फिर भी मैं अब बोर्ड पर वो यूनिट्स करवाना चाहूंगा जो एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, तो करीबन 10-12 टाइप की हैं यूनिट्स जो हमें याद करनी है। सबसे पहले प्रेशर की यूनिट्स, दाब की इकाइयाँ। प्रेशर होता है आपने किसी चीज़ के ऊपर दबाव दे रखा है, आप किसी समुद्र की गहराई में चले गए तो चारों तरफ से पानी का प्रेशर होगा। ठीक है, तो वो प्रेशर की जो यूनिट्स है वो क्या होती है? ओके, तो ये जो यहां लिखा है पास्कल, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। अक्सर पेपर में आपको 4 ऑप्शन दे सकते हैं, फिर कहेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट, निम्नलिखित में से कौन सी इसकी एसआई इकाई है जो मानक है। मानक का मतलब ये है कि सारे के सारे दुनिया के जितने साइंटिस्ट हैं सब उस स्टैंडर्ड पे एग्री करते हैं कि हाँ ठीक है भाई, आगे से हम ये यूनिट लेकर चलेंगे। तो एसआई यूनिट क्या होती है प्रेशर की, तो वो होगी पास्कल। पास्कल को शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं पीए, पीए पास्कल। पी बड़ा है क्योंकि पास्कल एक आदमी का नाम था, ब्लेज पास्कल वाज द मैथमेटिशियन, एक गणितज्ञ था, उसके नाम पर है पास्कल। सो पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। उसके अलावा बाकी 3 यूनिट्स भी हैं, उसके बारे में समझते हैं, जैसे बार और सॉरी टोर। पहले टोर देख लेते हैं। टोर होता है लगभग 133 पास्कल। तो कन्वर्ट करने को पूछ सकता है कि एक टोर में कितने पास्कल होते हैं, तो लगभग 133। बार, बार होता है 1,00,000 पास्कल। 1,00,000 पास्कल को एक बार बोलते हैं, मतलब कितना, 10 की पावर 5 पास्कल। 1,00,000 का मतलब होता है 10 की पावर 5, कि 10 के आगे 5 जीरो लग जाए तो उसको हम एक बार बोल देते हैं। एटीएम, इसे हम बोलते हैं फुल फॉर्म में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडल का दाब, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एक एटीएम में कितने पास्कल होते हैं, तो 1,00,000 से थोड़ा सा ज्यादा, 1,01,325 पास्कल। तो 1,00,000 हो गया तो बार बोलेंगे, 1,13,25 हो गया तो एटीएम बोलेंगे। तो इसी को मैं बार में कन्वर्ट कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 0.1325 बार। इतनी बार अगर हो गई तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। हाँ, प्रशांत पूछते हैं पास्कल क्या होता है? भाई ये इकाई है, यूनिट है। पेपर में आपसे ये पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, दाब की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इन चारों में से अगर कोई भी ऑप्शन में लिखा मिलेगा वो आपका आंसर है। पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम भी है, पास्कल प्रेशर की यूनिट भी है। ठीक है, तो ये 4 यूनिट्स आपको याद करनी है, ये होगी प्रेशर की यूनिट्स। इसके बाद अगली हम इसमें देखेंगे द यूनिट्स ऑफ साउंड, ध्वनि से संबंधित जो इकाई होंगी। इसको नोट कर लें, ये जो अपना फर्स्ट चैप्टर है द यूनिट्स एंड डायमेंशन, इस चैप्टर में ज्यादातर चीजें रट्टा मारने की हैं। तो इसमें पेपर में क्वेश्चंस जब आते हैं वो आपसे अक्सर यही उम्मीद करते हैं कि आपकी मेमोरी अच्छी हो, याददाश्त कितनी अच्छी है। इस चैप्टर में कॉन्सेप्चुअल चीजें कम पूछी जाती हैं, याद करने वाली चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं। तो आप आगे आगे करके कई यूनिट्स ऐसी होंगी जो आपको बस याद करनी ही है। इतना सा लिखो, फिर आगे की चीजें देखते हैं। ओके सर, ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है? हाँ रिकिम, लॉन्ग रेंज का मतलब यही है कि जो करोड़ों करोड़ों किलोमीटर तक अपना असर दिखा सके, तो हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। सर यूपीएसआई सिंस कैसा आता है? किसी भी एसआई के पेपर में बहुत हैवी साइंस कभी नहीं आ सकती,
क्योंकि वो आपको साइंटिस्ट नहीं बना रहे हैं, वो आपको सिर्फ पुलिस में भर्ती करना चाहते हैं। तो बहुत बेसिक साइंस आती है हर एसआई में, चाहे वो यूपी का हो, एमपी का हो, पंजाब का हो, डजंट मैटर। सर पीडीएफ कब तक मिलेंगे नोट्स की? नोट्स की पीडीएफ नहीं मिलेगी, चैप्टर वाइज जो रेलेवेंट लिस्ट होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। वो मैं आज शाम को इस चैप्टर की अपलोड करवा दूंगा। सर पास्कल में पी कैपिटल लेटर क्यों लिखा है? लीपू मैंने बताया था, पास्कल एक आदमी का नाम है, ब्लेज पास्कल, और अगर आदमी का नाम है तो पहला लेटर हमेशा उसका कैपिटल ही होगा। ये थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने। सर वीक न्यूक्लियर फोर्स कौन सा होता है? उसकी डिटेल्स तो हम अभी पहले ही चैप्टर में नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों को अभी मैंने बिल्कुल बेसिक फिजिक्स भी नहीं सिखाई है। मैंने तो अभी तक यही नहीं सिखाया कि फोर्स क्या होता है। लेकिन मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे देता हूं कि रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता से संबंध है वीक न्यूक्लियर फोर्स का। तो रेडियो एक्टिविटी का जब टॉपिक करेंगे तो मैं आपको रेडियो एक्टिविटी के टाइप्स बताऊंगा। उस समय वीक न्यूक्लियर फोर्स है जो अपना रोल निभाता है। टोर क्या है? यूनिट है, ये चारों की चारों यूनिट ही हैं। ये चारों इकाई है दाब को मापने की। देखो जैसे लंबाई को आप मीटर में भी नाप सकते हो, फीट में भी नाप सकते हो, और फिर आप पूछो सर फीट क्या होता है, तो मैं कहूँगा ये एक तरह की इकाई है। वैसे ही आप पूछ रहे हैं टोर क्या है, ये प्रेशर को मापने की एक इकाई है। तो प्रेशर को कई यूनिट्स में मापा जा सकता है, टोर इज जस्ट वन ऑफ देम। सर स्टार्टिंग में वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कौन से एग्जाम का था? वो भाई एसएससी के सारे एग्जाम्स का मिला के है। एसएससी के चाहे सीएचएसएल के हों, चाहे सीजीएल के हों, चाहे स्टेनोग्राफर के हों, चाहे वायरलेस ऑपरेटर के हों, एसएससी ने प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उनका वो एक एवरेज है। लेकिन उससे हमें एक अंदाजा मिल सकता है कि वो सभी एग्जाम्स में करीबन करीबन वही फ्रैक्शन रहता है। सर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? आगे पढ़ाऊंगा, अभी मैं सिर्फ यूनिट्स याद करवा रहा हूं। जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तब कराऊंगा। सर ये वीडियो बाद में देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। सर आप बहुत थके हुए मालूम पड़ते कोई बात नहीं, मैं आपसे और ज़्यादा रनिंग जाया करूँगा तो थका हुआ नहीं होऊंगा। सर केमिस्ट्री डीप में नहीं पढ़ा रहे हैं सर, तो और एक्सप्लेन भी नहीं करते हैं? आई डोंट बिलीव इट। मैंने केमिस्ट्री की क्लास आप लोगों की पहली और देखी है, दूसरी मैंने देखी नहीं है, बट सर का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत डीप में जाते हैं। पहली ही क्लास में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी भी टीचर से कि वो आपको सब कुछ एकदम से गहराई में जाके घुस के हाई लेवल का क्वांटम फिजिक्स भी कराना शुरू कर दे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करानी शुरू कर दे, बिकॉज वी ऑल टीचर्स हैव टू डील विद ऑल काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। आप में से बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जिनका बिल्कुल भी बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, बहुत कमज़ोर है साइंस में। हमें उनको भी जीरो से शुरू करना है और धीरे धीरे हमें लेवल बढ़ाना भी है, और सारा काम कम समय में करना है, क्योंकि कोचिंग का मतलब ये होता है कि आपको शॉर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलवाए जाए। तो ऐसे में आप पहले ही क्लास में उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको केमिस्ट्री वाले सर सीधा इतनी हाई लेवल की केमिस्ट्री करानी शुरू कर दें कि आप अपने घर में लेबोरेटरी भी बना लें। ठीक है, तो वेट फॉर अ फ्यू लेक्चर्स, धीरे धीरे आप लोग को आइडिया आएगा। ओके आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज द यूनिट्स ऑफ साउंड, ध्वनि की इकाइयां। साउंड की कुछ यूनिट्स हैं, पेपर में ये यूनिट्स पूछी गई हैं। इनमें जो सबसे पहली है डेसिबल, ये क्या है? डेसिबल आपको ये बताती है कि कोई भी आवाज कितनी ज्यादा लाउड पैदा हुई है। तो किसी भी आवाज की लाउडनेस, उसकी प्रबलता आपको डेसिबल से पता चलती है। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं डीबी, डेसिबल। अब एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको ये बता दूं कि दरअसल डेसिबल सिर्फ साउंड की ही प्रेशर की यूनिट नहीं होती है। दरअसल ये और भी कई चीजों में इस्तेमाल हो सकती है। किसी भी सिग्नल को, कोई भी सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स में जब आता है तो उसको हम डेसिबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वो सिग्नल कितना स्ट्रॉन्ग है। जैसे मान लीजिए अगर किसी बिजली की तार में हमने कोई केबल की तार में अगर हमने टीवी का सिग्नल लगा दिया, तो एंटीना से लेकर आपके टीवी तक वो तार आई, तो उस तार में एंटीना ने सिग्नल पकड़ा और आपके टीवी तक वो सिग्नल आया, तो सिग्नल कितना स्ट्रॉन्ग आया हम उसको भी डेसिबल में माप सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा कितनी परसेंट बढ़ गई, घट गई, कितनी स्ट्रॉन्ग हो गई, वीक हो गई, हम उसको भी डेसिबल में माप सकते हैं। ऐसे साउंड को भी डेसिबल में माप सकते हैं।
डेसिबल के बारे में जो एग्जैक्ट डिटेल्स, गहराई वाली डिटेल्स हैं, वो हम करेंगे जब मैं आपको वेव्स के चैप्टर में साउंड का पार्ट कराऊंगा। तो उस समय मैं आपको ये भी कराऊंगा कि 20 माइक्रोपास्कल से 0 डेसिबल होता है, फिर 200 माइक्रोपास्कल में 10 डेसिबल हो जाता है। तो डेसिबल हम उस समय करेंगे। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन नॉर्मली ये बनेगा इस चैप्टर में जो मैं करा रहा हूँ कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द लाउडनेस ऑफ साउंड, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की प्रबलता बताता है। 4 ऑप्शन होंगे और आप डेसिबल पे टिक लगाएंगे। ठीक है, तो डेसिबल गिव्स द प्रेशर साउंड का कि कितना बढ़ गया कितना घट गया, तो साउंड कितनी लाउड है वो डेसिबल से पता चलता है। एक चीज और याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछ ले कि डेसिबल की डायमेंशंस यानी विमाएं क्या होती हैं, तो आपको डायमेंशन याद रखनी है m0, l0, t0, यानी डेसिबल इज अ डायमेंशनलेस नंबर, क्योंकि किसी भी चीज की अगर पावर 0 चढ़ गई तो इसका मतलब तो वो तो 1 बन गया। लेंथ की पावर 0 चढ़ गई तो 1 बन गया, टी की पावर 0 चढ़ गई तो 1 बन गया, तो m, l या t में से कुछ बचा ही नहीं, वो सिर्फ 1 बन गया। ऐसी चीजों को हम बोलते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी, विमाहीन राशि। तो मैं लिख देता हूं डायमेंशनलेस क्वांटिटी, हिंदी में विमाहीन राशि। तो कोई भी क्वांटिटी डायमेंशनलेस तब हो जाती है जब उसके डायमेंशंस के ऊपर, सभी के ऊपर पावर 0 चढ़ जाती है। तो अगर पावर 0 चढ़ गई सो इट बिकम्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डेसिबल इज डायमेंशनलेस, डेसिबल विमाहीन है। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा इसमें जो है सोन और फोन, ये जो दो क्वांटिटीज हैं सोन और फोन, दरअसल ये दोनों की दोनों फिजिक्स में इस्तेमाल कम होती हैं, मेडिकल साइंस में इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। तो कोई डॉक्टर जब किसी आदमी के कान चेक करता है कि उसको आवाज कितनी सुनाई देती है, उसे हम बोलते हैं परसीव्ड लाउडनेस। अब आवाज किसी को कम सुनाई दे रही है, किसी को ज्यादा सुनाई दे रही है, तो मैंने एक डीजे में गाना बजाया, अब वो गाना किसी बूढ़े को कम सुन रहा है, किसी नौजवान आदमी को अच्छे से ढंग से सुन रहा है, तो डेसिबल तो गाने का चेंज नहीं हुआ, वो तो सेम है। वो तो उतना ही जवान के लिए था, उतना ही बूढ़े के लिए था, लेकिन जो सुनाई दे रही है वो तो सेम नहीं है। तो परसीव कितनी हो रही है, यानी एहसास कितना हो रहा है आवाज का, उसे हम बोलते हैं परसीव्ड लाउडनेस। तो परसीव्ड लाउडनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉक्टर्स ने अलग अलग तरह की यूनिट्स का इस्तेमाल किया हुआ है। सोन और फोन दोनों ही परसीव्ड लाउडनेस के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो मेडिकल साइंस में जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर्स के लिए जो यूनिट होती है वो सोन या फोन होती है। दोनों अलग अलग तरीके की यूनिट्स हैं, दोनों ही इस्तेमाल की जा सकती हैं, डॉक्टर दोनों का इस्तेमाल करते हैं। पेपर में आपसे ये पूछ सकता है कि परसीव्ड लाउडनेस की एसआई यूनिट कौन सी है, तो एसआई यूनिट ये होगी सोन। फोन इज नॉट द एसआई यूनिट, फोन ध्वनि की एसआई इकाई नहीं है। यूज दोनों होती हैं, जैसे मान लीजिए दूरी मापने के लिए हम मील में भी दूरी मापते हैं, किलोमीटर में भी मापते हैं, मीटर में भी मापते हैं, लेकिन एसआई मीटर है, मील एसआई नहीं है, किलोमीटर एसआई नहीं है। ऐसे ही सोन और फोन दोनों इस्तेमाल होती हैं, लेकिन एसआई यूनिट कौन सी है, तो आप सोन पे टिक मारेंगे। अगला है मैक नंबर। मैक नंबर हमें इस बारे में जानकारी देता है कि कोई भी चीज साउंड से कितना तेज रफ्तार से भागती है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए एक एरोप्लेन है जिसका मैक नंबर है 6। इसका मतलब यह है कि वो एरोप्लेन साउंड से 6 गुना तेज भाग रहा है, 6 गुना साउंड से। तो अगर मैं आपको यह बता दूं कि साउंड की स्पीड कितनी है, द स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल, और अगर मैं आपको यह बता दूं कि मैक नंबर कितना है, जैसे मैंने यहां उदाहरण के तौर पे 6 लिख दिया, तो आप ये भी बता सकते हैं कि वो वस्तु, वो एरोप्लेन कितनी तेज रफ्तार से भाग रहा है। द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, वो एरोप्लेन हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो कोई शिप हो, वो कोई भी चीज हो, वो वस्तु कितनी तेज रफ्तार से भागती है, वस्तु की चाल उस समय बताई जा सकती है अगर आपको 2 चीजें पहले से पता हो। एक द स्पीड ऑफ साउंड यानी ध्वनि की चाल अगर आपको पता हो, एंड अदर इज द मैक नंबर, मैक संख्या पता हो। तो कैसे बताई जा सकती है, मान लीजिए द स्पीड ऑफ साउंड इज x, उसको मैं x बोल देता हूं, एंड द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की जो चाल है उसे मैं मान लीजिए y बोल देता हूं,
और जो मैक नंबर है उससे मैं मान लीजिए z बोल देता हूं, जिसकी वैल्यू आप 6, 5, 2.2 आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लेना। x, y, z ये तीन अगर चीजें हैं तो इसमें फॉर्मूला ये होता है x गुणा में z इज इक्वल टू y, यानी ध्वनि की चाल, द स्पीड ऑफ साउंड, उसको मैं मैक नंबर से गुणा कर दूं, मल्टीप्लाई इट बाय मैक नंबर, तो आपको मिलेगा द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की चाल। तो अगर मैं आपको ये बोल दूं कि ध्वनि की चाल है 300 मीटर पर सेकंड और आपको ये बता दूं कि मैक नंबर है मान लीजिए 6, तो बताइए वस्तु कितनी रफ्तार से भाग रही है, तो आप आराम से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आप बता देंगे वस्तु भाग रही है 1800 मीटर पर सेकंड से। मैं कह दूं नहीं नहीं मैक नंबर तो 2 है, तो आप कह दोगे अच्छा ठीक है, अब वस्तु 600 मीटर पर सेकंड से भाग रही है। मैं कह दूं नहीं नहीं साउंड की स्पीड 350 है, तो आप कह दोगे अच्छा अब वस्तु 700 मीटर पर सेकंड से भाग रही है। तो मैक नंबर आपको सिर्फ ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु ध्वनि से कितनी तेज भाग रही है, साउंड से स्लो चल रही है कि साउंड से तेज चल रही है, वो आपको मैक नंबर से पता चल जाता है। अगर मैक नंबर ही 1 हो, यदि मैक संख्या ही 1 हो जाए, इसका मतलब अब यह है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड और साउंड की स्पीड बराबर है। वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल बराबर होती है जब मैक संख्या 1 होती है। सो मैक नंबर टेल्स यू अबाउट द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु की चाल को पता करने के लिए हम मैक नंबर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 4 छोटी छोटी यूनिट्स हैं साउंड से रिलेटेड। डेसिबल आपको ये बताती है आवाज कितनी तेज है। सोन और फोन ये बताती है कि किसी इंसान को कितनी तेज सुनाई देती है। तो कितनी तेज है और कितनी सुनाई देती है ये बराबर हो कोई आवश्यक नहीं होता। मैक नंबर ये बताता है कि कोई वस्तु साउंड से कितना तेज भागती है, वो धीरे चल रही है कि तेज चल रही है, वो मैक नंबर से पता चल जाता है। ओके, अनदर थिंग अबाउट मैक नंबर इज, मैक संख्या के बारे में एक और बात यह है दैट मैक नंबर इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। मैक संख्या भी विमाहीन होती है। इट इज डायमेंशनलेस, इसकी भी अपनी कोई विमाएं नहीं होती हैं। तो कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, 4 ऑप्शन देकर आपसे पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विमाहीन संख्या है। ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको वहां पर ये लिस्ट याद करनी पड़ती है कि कौन सी डायमेंशनलेस है। अभी तक मैंने आपको 2 डायमेंशनलेस क्वांटिटी याद करवा दी हैं, एक है डेसिबल और एक है मैक नंबर। आगे चल के और भी क्वांटिटीज आएंगी जो डायमेंशनलेस होंगी। तो पेपर में ये 4 ऑप्शन सीधा सीधा दे देते हैं और आसान सा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है किसकी डायमेंशन है किसकी डायमेंशन नहीं है। ओके, यहां तक अब आप लोगों का कोई डाउट देख लेता हूं। एनिमल के लिए सर कितना होगा डेसिबल? राहुल, डेसिबल किसी एनिमल के लिए, किसी इंसान के लिए, पेड़ पौधे के लिए अलग अलग नहीं होता है। डेसिबल होता है आवाज़ कितनी तेज़ पैदा हुई। मैंने किसी मोबाइल में वॉल्यूम बढ़ा दी तो डेसिबल ज़्यादा हो गया, मोबाइल में वॉल्यूम घटा दी डेसिबल कम हो गया, डीजे में आवाज़ बजा दी तो डेसिबल बहुत ज़्यादा हो गया, ईयरफोन में बजा दी तो डेसिबल बहुत कम हो गया। अब वो कुत्ते के लिए अलग होगा, बिल्ली के लिए अलग होगा, ऐसा नहीं होता। वो तो आपके डीजे पे, आपके मोबाइल पे, आपके ईयरफोन पे डिपेंड करता है कि वो कितनी आवाज़ पैदा कर रहा है। मैंने एटम बम फोड़ दिया, डेसिबल बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है। नितेश बोलते हैं सर हर्ट्ज क्या होता है? नितेश, हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति की इकाई है। आगे आएगा जब मैं वेव्स की यूनिट्स लिखवाऊंगा। तो ऊपर जैसे थोड़ी देर पहले हमने की प्रेशर की यूनिट्स, अब हमने की साउंड की यूनिट्स, ऐसे आगे और भी आएंगी, उसमें मैं आपको कराऊंगा। सर पनडुब्बी से समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सी है? सोनार नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके लिए कोई यूनिट नहीं होती है। गहराई की यूनिट हमेशा मीटर ही होगी, लेकिन उसके लिए कोई साउंड की चैप्टर से कोई यूनिट अलग से नहीं आती। सर व्हाट इज मैक नंबर? विक्रांत, थोड़ी देर पहले मैक नंबर अभी एक्सप्लेन किया है, आप एक बार ये वीडियो रिवाइंड करके देख लेना। इनकेस अगर वो समझ में नहीं आता है तो लेट मी नो, आप अगली बार जो भी डाउट होंगे उससे रिलेटेड पूछ लेना। सर मैक नंबर कम हो तो? कम भी हो सकता है। मान लीजिए किसी का मैक नंबर है 1/2, 1/2, इसका मतलब ये है कि अब वस्तु की चाल
ध्वनि की चाल से आधी है। नाउ द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज हाफ द स्पीड ऑफ साउंड। तो यहां पर कितना हो जाएगा ये 175 मीटर पर सेकेंड। कम भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आपसे कह दे कि मैक नंबर है 0.1, तो मैं कहूंगा कि नाउ द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज 35 मीटर पर सेकेंड। अब वस्तु की चाल 35 मीटर प्रति सेकेंड है। कम हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सर सोन और फोन में फिर डिफरेंस क्या होता है सर? नीतीश, सिर्फ एक बेस लेवल का डिफरेंस होता है कि सोन को 40 डेसिबल से शुरू करेंगे कि नहीं, फोन को 0 डेसिबल से शुरू करेंगे कि नहीं, उसका एक बेस अलग अलग होता है। बस एक क्वांटिटी को आप दूसरी में कन्वर्ट भी कर सकते हो। जैसे फीट में और मीटर में क्या फर्क होता है? मोटे तौर पर कोई फर्क नहीं है, दोनों को ही एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। इतने मीटर में इतने फीट होते हैं, इतने फीट में इतने मीटर होते हैं। ऐसी सोन, एक सोन में कितने फोन है या एक फोन में कितने सोन है, वो कन्वर्ट की जा सकती है। मोटे तौर पे कोई फर्क नहीं है, दोनों बस अलग अलग तरह के तरीके हैं याद करने के। सर आप मस्त पढ़ा दो, ठीक है, थैंक यू। सर हाउ मच साउंड अ पर्सन कैन हियर इन डेसिबल्स? विक्रम, साउंड का चैप्टर आएगा तब तक इंतजार करो, मैं उस समय आपको डिटेल में कराऊंगा। अभी मैं कराऊंगा तो मोटा मोटा ऊपर से जाएगा, वो टॉपिक से भटकने वाली बात हो जाएगी। सर मैक नंबर पे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। जहां कहीं भी मैं आपको फॉर्मूला लिख दूं, पूरी फिजिक्स में कहीं भी अगर मैंने कोई फॉर्मूला लिख दिया, इसका मतलब उस पर न्यूमेरिकल बनाया जा सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्स वाई एक्स जेड इक्वल टू वाई ऐसे कुछ कर दिया। आप अपनी मर्जी से इसको ए बी सी लिख सकते हो, आपको जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही लिखें। मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि मैक नंबर को ध्वनि की चाल से गुणा करने पर वस्तु की चाल आती है। तो वहां हर जगह न्यूमेरिकल बन सकता है जहां भी कोई फॉर्मूला आपके सामने आ गया। सर फेधम क्या होता है? राठौड़ भाई, फेधम नाम की तो कोई चीज नहीं होती। शायद आप जो पूछना चाह रहे हो वो है फैथम, FATHOM। फैथम इज द डेप्थ, गहराई। तो कुछ इकाई पुराने ज़माने की ऐसी हैं जो अभी तक चली आ रही हैं। तो समुद्रों की गहराई को नापने के लिए हम फैथम्स का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ इतने इतने मीटर मिलकर एक फैथम बन जाएगा, ऐसा कुछ है। वो वैल्यूज ना मुझे याद है ना आपको याद करने की ज़रूरत है। सर आप मस्त पढ़ाई कराते हो, थैंक यू। सर सोन और फोन में ये डिफरेंस मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बता दिया। एग्जैक्ट हमें वैल्यू कैलकुलेट कभी करनी नहीं होती, पेपर में बस इतना ही पूछता है कि परसीव्ड लाउडनेस की SI यूनिट क्या है। सर मैक नंबर के अकॉर्डिंग ही जेट का टाइप होता है। यूजुअली जेट की स्पीड को मैक नंबर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सर मैक नंबर भी पूछ सकते हैं क्या? रुपेश, मैं जो कुछ भी आपको बोर्ड पर कराता हूं वो हर चीज पूछ सकते हैं। कल को मैं आपको स्टार्स, तारों के बारे में पढ़ाने लगूंगा, तो आप मेरे से ये मत पूछना कि सर क्या स्टार से क्वेश्चन आ सकता है। मैं आपको मान लीजिए लेंस के बारे में पढ़ाऊंगा, तो आप ये मत पूछना कि सर क्या लेंस से क्वेश्चन आ सकता है। मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाऊंगा ही वो जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। हर वो चीज जो बोर्ड पे हो रही है, लगभग हर उस चीज से कुछ भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज नो डायमेंशंस। अभी मैंने बात की द डायमेंशनलेस नंबर, विमाहीन संख्याओं की, कि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई डायमेंशन नहीं होती। तो अब हमें उनकी एक लिस्ट याद कर लेनी चाहिए कि कौन कौन सी वो पॉपुलर क्वांटिटीज हैं, वो राशियां जो अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं, जिनके डायमेंशन नहीं होती हैं, उनकी लिस्ट ये है। अब ये सारे के सारे जो नाम यहां मैंने लिखे हैं, ये सभी आप अभी का अभी समझ लेंगे, मैं इसकी उम्मीद नहीं करता। इट्स नॉट एक्सपेक्टेड कि आप वो सारा समझ पाएं, कि स्ट्रेन का मीनिंग आपको अभी पता चल जाए, रेनॉल्ड नंबर क्या होता है आपको अभी समझ में आ जाए, या स्पेसिफिक ग्रेविटी अभी समझ में आ जाए। कोई ज़रूरी नहीं है। आगे चलकर अलग अलग चैप्टर्स में इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। स्ट्रेन के लिए अब एक अलग चैप्टर जब हम फ्लूइड्स पढ़ेंगे तब बात करेंगे। रेनॉल्ड्स नंबर को फ्लूइड में पढ़ेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम वेट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ग्रेविटी में। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रहे होंगे। तो सारा मैं अभी समझाऊंगा नहीं, मैं इन सबकी हिंदी लिख देता हूं। लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि अगर इनमें से कोई भी चीज आपको ऑप्शंस में नजर आई, और अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव डायमेंशन, निम्न में से किसकी विमाएं नहीं होती हैं, तो इनमें से कोई भी अगर ऑप्शन में नजर आ गया वो आपका आंसर होगा। तो इनकी मैं हिंदी लिख देता हूं। सबसे पहले स्ट्रेन, इसकी हिंदी होती है प्रतिबल। इसके बाद रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड संख्या, रेनॉल्ड आदमी का नाम है तो रेनॉल्ड नंबर का रेनॉल्ड ही रहेगा। अगला है द स्पेसिफिक ग्रेविटी, हिंदी में हम इसे बोलते हैं विशिष्ट गुरुत्व। विशिष्ट गुरुत्व।
स्पेसिफिक का हिंदी विशिष्ट होता है, ग्रेविटी का हिंदी गुरुत्व है। ओके, उसके बाद डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी हिंदी होती है द्विध्रुव, सॉरी वो डाईपोल होता है, द्विवैद्युतीय नियतांक। इसके बाद एंगल, इसकी हिंदी होती है कोण। और उसके बाद अपना लास्ट है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हिंदी में हम इसे बोलते हैं अपवर्तन का नियतांक, या फिर अपवर्तनांक भी कह देते हैं, अपवर्तनांक भी उसको कह देते हैं। ओ ये प्रतिबल, सॉरी ये स्ट्रेस का है ना कि स्ट्रेन का। स्ट्रेन का हिंदी मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा भाई। अभी के लिए जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, एक बार वो स्ट्रेन की हिंदी मत लिखना। स्ट्रेस होता है प्रतिबल, स्ट्रेन आई थिंक विकृति है, विकृति, ये विकृति है ना कि ओके, ये इसकी हिंदी। तो स्ट्रेस की हिंदी प्रतिबल है और स्ट्रेन की विकृति, एक याद लिखना है भाई, ठीक है। सॉरी अबाउट दैट। एनीवे, तो अब ये वो क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशंस यानी विमाएं नहीं होती हैं, ये याद रखना आपको। द क्वांटिटीज विच डू नॉट हैव डायमेंशंस, वो राशियां जिनकी कोई विमाएं नहीं होंगी, उनमें ये पॉपुलर हैं जो अक्सर पेपर में आती रहती हैं। तो कई बार पेपर में क्या होता है, आपको 4 ऑप्शन ऐसे दे देते हैं, स्ट्रेस, स्ट्रेन, मॉडुलस, प्रेशर, 4 ऑप्शन दे दिए और फिर कह दिया विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव डायमेंशन, निम्नलिखित में से किसकी विमाई नहीं है। तो फिर वहां पे अब स्टूडेंट सोचते हैं कि मैंने तो बाकी कभी पढ़े नहीं, स्ट्रेस मुझे नहीं पता क्या होता है, मॉडुलस पता नहीं, प्रेशर का फॉर्मूला आता नहीं। कोई बात नहीं, ये आपको मैंने यहाँ रट्टा मरवा दिया कि ये सारी के सारी वो हैं जिनकी डायमेंशन नहीं होती। इनमें कोई भी अगर नजर आया तो उस पर आप बिना सोचे समझे आराम से टिक लगा सकते हैं, जैसे यहाँ स्ट्रेन अपने ऑप्शन में है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ कॉमन क्वांटिटीज हैं जो यूजुअली पेपर में पूछी जा सकती हैं। एनीवे, तो यहां तक कोई आपका डाउट? सर लेवल थोड़ा कम है, कपिल जानबूझकर कम है क्योंकि पेपर में जितना आता है हम उतना ही करना चाहेंगे, और वैसे भी पहली ही क्लास में मैं आपको हाई लेवल पर नहीं ले जाना चाहूँगा, है ना। आप भी नहीं चाहेंगे कि मैं पहली क्लास में आप लोगों को यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी और रिलेटिविटी की थ्योरीज पढ़ाना शुरू कर दूँ। करेंगे हम वो भी मॉडर्न फिजिक्स में, आधुनिक भौतिकी में हमने चैप्टर ही आसान उठाया है, यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो यूनिट्स में कितना ही मैं हाई लेवल ले जा सकता हूँ, आप खुद बताएं। इस चैप्टर में आप क्या चाहते हैं, मैं कितना लेवल हाई लेके जाऊं? सिंपल सी चीज है। ओके, तो अभी हमारा चैप्टर में बहुत सारा कंटेंट बचा हुआ है। ह्यूमिडिटी यहां से हम कंटिन्यू करेंगे। नो डायमेंशंस यहां तक आज हमने कर लिया है। अगला जो क्लास होगा प्रोबेबली हमारी शायद 2-3 दिन में शायद एक बार क्लास होती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर से कंटिन्यू करते हैं क्योंकि टाइम हो गया है 5:36 हो गए, 1.5 घंटा हो गया हमें पढ़ते हुए। तो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं यहीं से। टिल देन आप लोगों का भी मैं और 2-3 मिनट हूँ यहाँ बैठकर आपके डाउट्स देख लेता हूँ, कोई और खास सवाल हो। इन केस कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं अभी उसका जवाब देता हूँ, नहीं हो तो फिर हम उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। प्रतिभा सर प्लीज़ ऐसे ही समझाएं, आगे भी बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। ठीक है प्रतिभा, वेल वैसे समझाया तो मैंने आज भी नहीं है क्योंकि ये चैप्टर ही रट्टा मारने का है ना कि समझाने का। आई बट स्टिल ट्राई टू मेंटेन द पेस, मैं इसी रफ्तार से चलूंगा, ना मैं रफ्तार बढ़ाऊंगा ना मैं घटाऊंगा। ओके सर जेट में मैक नंबर कितना होता है? वेल अजय, जेट की स्पीड कितनी होती है उस हिसाब से आप मैक नंबर निकाल सकते हैं। हर जेट की अलग अलग स्पीड होती है तो अलग अलग मैक नंबर होगा। ओके सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो। वेल प्रशांत, आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं। मेरी वेबसाइट है www.nitingrewal.xyz।
वहाँ पर आपको मेरी ईमेल आईडी मिल जाएगी। इनकेस अगर कभी आप कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहते हैं तो आप उस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। सर इस बेंच से ग्रुप डी कवर हो जाएगा क्या? बेंच नहीं, शायद आप बैच पूछना चाहते हैं। बिल्कुल हो जाएगा। सर आपके मैंने डेमो क्लास देखी थी, अच्छा लगता है आपका पढ़ाने का तरीका। थैंक यू अमित। ओके परफेक्ट, ठीक है, गुड, ठीक है सर, शानदार पढ़, थैंक यू थैंक यू। ओके, तो आई थिंक आज की क्लास हमें यहीं पर फिनिश कर देनी चाहिए। तो आप लोगों से मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड इवनिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।